मैं अपने ही अपार्टमेंट के हॉलवे में -23 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में मर रहा हूँ। दरवाजे के उस पार से मुझे साकी के हंसने की आवाज़ आ रही है। वो रायू की किसी बात पर हंस रही है। मेरा अपार्टमेंट, मेरा दरवाज़ा। पर अब मुझ में गुस्सा होने की भी हिम्मत नहीं बची। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और फिर अचानक रोशनी होती है। मैं बिस्तर पर हूँ। मेरा बिस्तर, मेरे अपार्टमेंट की छत और खिड़की के पास वो जूते के आकार का पानी का दाग जिसे मैं हज़ारों बार देख चुका हूँ। मैं उठकर बैठता हूँ। मेरा हाथ ठीक है। कोई फ्रॉस्ट बाइट नहीं, कोई दर्द नहीं। फ्लोर हीटर अपने आप चालू होता है ठीक सुबह के 7 बजे, जैसा वो रोज़ होता है। टीवी पहले से ही ऑन है। ग्रे सूट पहने एक न्यूज़ एंकर मुस्कुरा रहा है। आज सुबह 4 बजे एटमॉस्फेरिक इंजेक्शन का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि केमिकल का फैलाव तय पैरामीटर्स के भीतर हो रहा है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सतह का तापमान जल्द ही कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने आवाज़ कम कर दी। मैं ये ब्रॉडकास्ट जानता हूँ। मैंने इसे 1 महीने पहले देखा था। बस फ़र्क इतना है कि वो महीना अभी तक आया ही नहीं है। आज वो दिन है जब उन्होंने इसे लॉन्च किया। वो दिन जब सब कुछ शुरू हुआ। और मेरी मौत का दिन आज से ठीक 30 दिन बाद है। उसी हॉलवे के फर्श पर, जबकि साकी मेरे अपार्टमेंट की गर्माहट में किसी दूसरे आदमी के साथ होगी। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठकर कुछ देर तक सुन रहा। फिर मेरे सामने हवा में एक विंडो खुली। कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं। बस एक साफ सुथरा इंटरफेस, जैसे फ़ोन की स्क्रीन मेरे चेहरे के सामने प्रोजेक्ट कर दी गई हो। वेलकम। आपको दूसरा मौका दिया गया है। ऑब्जेक्टिव, एक लेवल 100 शेल्टर बनाएं। आइस एज के राजा बने। टाइम रिमेनिंग 30 डेज, 0 आवर्स, 0 मिनट्स। मैं उसे देखता रहा। वेलकम मैसेज के नीचे एक मेन्यू था जिसमें 7 टैब्स थे। आखिरी टैब पर लिखा था रूल्स एंड लिमिटेशंस। मैंने उसे खोला और 40 मिनट तक पढ़ता रहा। पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये कि ये सिस्टम कोई जादुई मशीन नहीं है। ये कुछ बनाता नहीं है। ये सिर्फ मटेरियल सप्लाई करता है, पैनल्स, इंसुलेशन, पाइप्स और कंपोनेंट्स, और उन्हें सीधे एक रजिस्टर्ड शेल्टर ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। डिलीवरी के बाद उन मटेरियल्स का क्या करना है, ये पूरी तरह मेरी समस्या है। अगर मैंने एक पैनल गलत काट दिया तो सिस्टम उसकी जगह दूसरा नहीं भेजेगा। हर लेवल का बजट फिक्स है। दूसरी बात, क्वालिटी पर नज़र रखी जाती है। सिस्टम ये चेक करता है कि काम चालू हालत में है या नहीं। दीवार अगर इंसुलेटेड दिख रही है लेकिन जोड़ों में गैप है तो वो चेक फेल हो जाएगा। और फेल्ड चेक्स का मतलब है अगले लेवल के लिए मटेरियल में कटौती। सिस्टम इसे डेफिशिएंसी पेनल्टी कहता है। तीसरी बात, सिस्टम जिंदा चीज़ें सप्लाई नहीं करता। बीज मिलेंगे, मिट्टी मिलेगी, हाइड्रोपोनिक उपकरण मिलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें धड़कन हो वो सप्लाई कैटलॉग में नहीं है। इस लाइन को मैंने 2 बार पढ़ा। इसका हल मुझे खुद ढूंढना होगा। और चौथी बात, हथियार रजिस्टर्ड होंगे। हर बंदूक शेल्टर के एक खास निवासी के नाम पर होगी। अगर वो किसी गैर रजिस्टर्ड इंसान को दी गई तो 48 घंटे के लिए सप्लाई लॉक हो जाएगी। मैंने रूल्स टैब बंद किया और शेल्टर रजिस्ट्रेशन फंक्शन खोला। मैंने इसे अपने अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट किया। असेसमेंट, हरुतो अपार्टमेंट 5F, चुओ डिस्ट्रिक्ट। स्ट्रक्चरल थर्मल कैपेसिटी 31%, सोशल रेजिस्टेंस 8%, कंबाइंड स्कोर 22%, मैक्सिमम अचीवेबल लेवल 25। नोट, हाई डेंसिटी शहरी इलाका। सोशल कोलैप्स की स्थिति में 7 से 10 दिनों के भीतर बाहरी लोग इमारत पर कब्जा कर लेंगे। रीअसेसमेंट की सलाह दी जाती है। सिर्फ 22%? अगर मैं अपनी पूरी जान भी इस अपार्टमेंट में लगा दूं तो भी मैं लेवल 25 पर जाकर रुक जाऊंगा। लेवल 25 का मतलब है कि ये शेल्टर सिर्फ -40 डिग्री तक झेल पाएगा। लेकिन मैंने जो डेटा पढ़ा था उसके मुताबिक तापमान -100 तक गिरने वाला है। लेवल 25 किसी राजा का शेल्टर नहीं, बल्कि किस्तों में मिलने वाली मौत है। मैंने इंटरफेस बंद किया। बाहर ओसाका हमेशा की तरह दिख रहा था। सुबह का ग्रे आसमान, वेंडिंग मशीन की लाइटें और चौराहे पर खड़ी एक टैक्सी। 30 दिन। मैंने अपने फ़ोन पर रियल एस्टेट की साइट खोली। ये अपार्टमेंट मेरे माता पिता का था। मैं इसे बेचने के लिए फॉर्म भरने लगा। तभी फ़ोन बजा। साकी का मैसेज था, हरुतो, क्या तुम आज फ्री हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने उसे पढ़ा, फ़ोन उल्टा करके मेज़ पर रख दिया और जवाब नहीं दिया। मंगलवार को लिस्टिंग लाइव हुई। मैंने इसे मार्केट रेट से 15% कम पर रखा। मुझे पैसे से ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत थी। 2 दिनों में 3 लोग आए। तीसरा आदमी ब्रीफकेस लेकर आया था और उसने कैश पेमेंट की बात की। मैंने हाँ कह दी। पेपर वर्क पूरा होने तक मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मेरे पास 12 प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट थी। वेयरहाउस, फैक्ट्रियाँ और एक बंद पड़ा स्कूल। मैं हर जगह जाता, बाहर खड़ा होता और सिस्टम इंटरफेस खोलता। दूसरे दिन नाम्बा में एक बंद मॉल, स्कोर 51%। हाई सोशल कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी, यानी दंगों का खतरा। तीसरे दिन शहर के पूर्वी किनारे पर एक फैक्ट्री, स्कोर 64%। बेहतर था, पर छत में स्ट्रक्चरल डैमेज था। मेरे पास उसे ठीक करने का वक्त नहीं था।
5वें दिन मैं एक और नाकाम कोशिश के बाद वापस आ रहा था। तभी मैंने हाईवे के डिवाइडर पर लाल स्प्रे पेंट से लिखा एक शब्द देखा, ENO, कब्जा। उसके नीचे एक तीर का निशान था जो निशनारी जिले की तरफ इशारा कर रहा था। थोड़ा आगे एक लावारिस कार खड़ी थी, उस पर भी वही लाल निशान था। कोई अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा था। मैंने रेडियो की आवाज़ बढ़ाई। अधिकारियों ने निशनारी में एक संगठित गिरोह के कब्जा करने की खबरों की पुष्टि की है। ये ग्रुप लोगों से खाना और फ्यूल मांग रहा है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अभी असली ठंड शुरू होने में 22 दिन बाकी हैं और ये शिकारी अभी से एक्टिव हो गए हैं। ये लोग घबराए हुए नहीं थे, ये प्लानिंग कर रहे थे, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। 8वें दिन मुझे वो मिला। शहर से 18 किलोमीटर दूर एक पुराना इंडस्ट्रियल वेयरहाउस। ये जगह 12 सालों से खाली थी। दीवारें पुरानी थीं, खिड़कियां ऊंची और संकरी थीं। मैंने गाड़ी रोकी और सिस्टम चालू किया। असेसमेंट: अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल वेयरहाउस, ब्लॉक 4। स्ट्रक्चरल थर्मल कैपेसिटी 74%। एक्सपेंशन पोटेंशियल हाई। सबसरफेस लेवल डिटेक्टेड अप्रॉक्स 280 SQM। सोशल थ्रेट रेजिस्टेंस 81%। फ्यूल सोर्स प्रॉक्सिमिटी वुडेड एरिया। कंबाइंड स्कोर 100%। मैक्सिमम अचीवेबल लेवल 100। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। 100% स्कोर, लेकिन नीचे एक नोट था। लेवल 100 तक पहुंचने के लिए हर सब सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होगा। किसी भी लेवल को स्किप नहीं किया जा सकता। मैंने बाउंड्री के चक्कर लगाए। दीवारें मोटी थीं, यानी ये गर्मी को रोक कर रखेंगी। अंदर 2 फ्लोर की जगह थी, लेकिन वहां करीब 12 टन कचरा भरा पड़ा था। पुराने पैलेट्स, जंग लगे पाइप और कबाड़। मैं गेट पर खड़ा होकर सेलर को फोन करने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ हलचल दिखी। एक कुत्ता, शायद 1 साल का आके था। वो सुनहरे और सफ़ेद रंग का था, बिना किसी कॉलर के। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। मैंने अपने बैग से ओनिगिरी निकाली, उसे आधा किया और उसके सामने रख दिया। उसने 2 बार में उसे खा लिया और फिर वहीं बैठकर मुझे देखने लगा। कागजी कार्रवाई में 2 दिन लगे। अपार्टमेंट बेचकर मेरे पास 1,80,000 येन बचे थे। सुनने में ये बहुत लगते हैं, लेकिन जो मुझे बनाना था उसके सामने ये कुछ भी नहीं थे। मैंने वेयरहाउस को सिस्टम में रजिस्टर किया। शेल्टर ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड। करंट लेवल 0। नेक्स्ट अनलॉक लेवल 1। मटेरियल्स कंडीशन क्लियरेंस। मलबे का अनुमानित वजन 12 टन। नोट: कचरा साफ होने के बाद ही सप्लाई शुरू होगी। 12 टन कचरा और 2000 स्क्वायर मीटर की जगह। वो कुत्ता, जिसे मैं मन ही मन शीरो कहने लगा था, फर्श के बीचों बीच बैठकर ऐसे देख रहा था जैसे मेरे काम का मुआयना कर रहा हो। मुझे मजदूरों की ज़रूरत थी। उसी शाम मैंने इश्तहार डाल दिया। नकद भुगतान, तुरंत शुरुआत, कड़ी मेहनत की शर्त। सिर्फ एक इंसान का जवाब आया। उसका नाम गोरो था। वो अगली सुबह अपने पुराने वर्क बूट्स और एक घिसी पिटी जैकेट में आ गया। एक ऐसा आदमी जिसने ठेकेदारों से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी थी। उसकी उम्र 55, शायद 60 होगी। कद काठी ऐसी जैसे दशकों से भारी बोझ उठा रहा हो। उसने बिना कुछ कहे वेयरहाउस के अंदर का पूरा चक्कर लगाया। एंट्रेंस के पास की दीवारों की चौड़ाई जांची, फर्श को 2 जगह थपथपाया, छत की ओर देखा और फिर वापस वहीं आ गया जहां मैं खड़ा था। तुमने अपनी जिंदगी में कभी ड्रिल नहीं पकड़ी? उसने कहा। ये कोई सवाल नहीं था। नहीं, मैं जवाब दिया। उसने एक पल के लिए मुझे और देखा। ठीक है, तो तुम पैसों का हिसाब संभालो। उसे काम पर रख लिया गया। क्लियरेंस मिलने में 4 दिन लगे। गोरो की काम करने की रफ्तार तेज नहीं थी, पर वो कभी रुकता नहीं था। मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ। जहाँ हुनर की बात आए, मैं किसी काम का नहीं, लेकिन मैं सामान उठा सकता हूँ, चीज़ें सॉर्ट कर सकता हूँ और बोरे ढो सकता हूँ। शीरो दिन के वक्त चारों तरफ पेट्रोल करता है। 2 बार वो बाउंड्री की तार के पास जाकर भौंकने लगा। 2 अलग लोग अलग अलग दिनों पर गेट के पास से धीरे धीरे गुजर रहे थे और अंदर झांकने के लिए अपनी रफ्तार कम कर रहे थे। दोनों बार वो आगे बढ़ गए। 5वें दिन की सुबह मैंने सिस्टम खोला और स्टेटस अपडेट हो चुका था। क्लियरेंस कंफर्म्ड। 100% लेवल 1 मटेरियल्स डिलीवरिंग नाउ। डिलीवरी का कोई ऐलान नहीं होता, न कोई आवाज़, न कोई रोशनी। मैं वेयरहाउस के फर्श के एक कोने की तरफ देख ही रहा था कि सामान वहां अचानक प्रकट हो गया। मिनरल वुल इंसुलेशन के 30 बैग, फॉयल बैकिंग टेप के 2 कॉइल्स, फास्टनर्स का एक बॉक्स और मोटे कागज पर छपी एक बेसिक इंस्टॉलेशन गाइड। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से वहीं थे, बस मैंने पहले उस कोने की तरफ देखा नहीं था। गोरों की नज़र उस पर पड़ी। वो सुन्न खड़ा रहेगा। उसने काफ़ी देर तक उन बोरों को घूरा। फिर, ठीक है, शुरू करते हैं। लेवल्स 1 से 4 तक काम लगातार चलता रहा। मिनरल वुल को ग्राउंड फ्लोर की अंदरूनी दीवारों पर लगाया गया। गोरो आगे था, मैं उसके पीछे। मैंने ड्रिल चलाना सीखा। मैंने सीखा कि फॉयल टेप के हर जोड़ पर कम से कम 3 सेंटीमीटर का ओवरलैप होना चाहिए, वरना सिस्टम उसे फ्लैट कर देता है। ये बात मुझे लेवल 3 पे बड़ी मुश्किल से समझ आई। मैं ईस्ट वॉल पर तेजी से काम कर रहा था क्योंकि बाहर का तापमान हर दिन 1 डिग्री गिर रहा था
और न्यूज़ एंकर्स की बातों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। मुझसे एक जोड़ छूट गया। शायद वो हिस्सा 2 सेंटीमीटर छोटा रह गया था। उस शाम इंटरफेस अपडेट हुआ। लेवल 3 इंस्पेक्शन डिफिशिएंसी डिटेक्टेड। लोकेशन ईस्ट वॉल सेक्शन 4। जॉइंट फेलियर एट सीम लेवल 4। मटेरियल बजट reduced by 15%. Note: deficiency penalty cannot be reversed. Ensure complete functional integrity before marking stage is complete. मैंने गोरो को वो नोटिफिकेशन दिखाया। उसने उसे पढ़ा, फिर मेरी तरफ देखा। ये हमें चेक कर रहा है, उसने कहा। ये हमेशा चेक करता है। मैंने उस जोड़ को ठीक किया। गोरो ने बिना कुछ कहे मुझे काम करते हुए देखा, जिसका उसकी तरफ से मतलब था कि उसे काम पसंद आया। लेवल 5 पहला असली फैसला लेकर आया। सिस्टम ने लेवल 5 के लिए 2 ऑप्शंस दिए। अनलॉक ऑप्शन ए, एनहांस थर्मल इंसुलेशन पैकेज, जो ग्राउंड फ्लोर की थर्मल रिटेंशन को 40% बढ़ा देता है, -30°C से नीचे के तापमान के लिए रेकमेंडेड। ऑप्शन बी, बेस इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूनिट, जो लाइटिंग, वाटर पंप्स और सर्वेलेंस समेत सभी इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम्स को चालू करने के लिए ज़रूरी है। इस यूनिट के बिना सभी लेवल्स पर इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम अनलॉक्स ब्लॉक रहेंगे। मैंने दोनों डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। प्रॉब्लम साफ थी। ऑप्शन ए वो है जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है। ठंड बढ़ रही है और मौजूदा इंसुलेशन सिर्फ -25 तक ही झेल सकती है। ऑप्शन बी वो है जिसकी ज़रूरत मुझे आगे चलकर पड़ेगी। जनरेटर के बिना मैं कैमराज, वाटर पंप्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अनलॉक नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि एक पॉइंट के बाद शेल्टर का विकास रुक जाएगा, चाहे मेरा लेवल कुछ भी हो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। मैंने ऑप्शन ए चुना। फिर अपनी नोटबुक खोली और लिखा, जनरेटर। इसे सेकेंड हैंड खरीदो जब तक येन की कोई कीमत है। अगली सुबह मैं 40 मिनट दूर एक इंडस्ट्रियल सैल्वेज मार्केट गया और एक पुराने डीजल जनरेटर पर 35,000 येन खर्च किए। हालत खस्ता थी पर चालू था। गोरो ने 20 मिनट तक उसकी जांच की, 2 कनेक्शंस बदले और उसे एडिक्वेट घोषित कर दिया। हमने उससे एक तार खींची और एक सिंगल ओवरहेड वर्क लाइट से जोड़कर उसे चालू किया। वेयरहाउस में अब रोशनी थी। ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती। ईंटों और इंसुलेशन के बीच परछाइयां बनाता हुआ एक नंगा बल्ब, लेकिन शीरो चलकर फर्श के बीचों बीच आया, ठीक बल्ब के नीचे बैठा और ऊपर देखने लगा। लेवल 5 कंप्लीट। दीवारें -40 तक झेल सकती हैं, बाहर का तापमान -9 है और गिर रहा है। पहले दिन वाला न्यूज़ एंकर अब मुस्कुरा नहीं रहा था। घड़ी में अब सिर्फ 22 दिन बचे थे। रिसोर्सेज: लेवल 5 शेल्टर, एनहांस्ड इंसुलेशन, सेकेंड हैंड डीजल जनरेटर। गोरो 1,45,000 येन बचे हुए। शिरो लेवल 6 पार्टीशन पैनल्स डिलीवर करता है। जब वो प्रकट हुए तो मैंने उन्हें गिना। 42 पैनल्स। अगर सावधानी से प्लान किया जाए तो 6 कमरों के लिए काफ़ी। मैंने 8 का प्लान बनाया था। मैंने अपनी नोटबुक खोली और वो लेआउट स्केच देखा जो मैंने 3 दिन पहले बनाया था। स्टोरेज रूम रिपेयर एरिया से अलग, वर्कशॉप लिविंग क्वार्टर से अलग, मेन कॉरिडोर से हटकर मेरे लिए एक छोटा सा प्राइवेट रूम। 6। गोरो ने उन ढेर को देखते हुए कहा। वो पूछ नहीं रहा था, उसे पता था। वो नीचे झुका और एक पैनल उठाकर उसे पलट कर देखा। ये अच्छी क्वालिटी के हैं, बाजार में मिलने वाले सामान से कहीं बेहतर। 6 कमरे, मैंने कहा। स्टोरेज और वर्कशॉप को आपस में जगह बांटनी होगी। बीच में एक डिवाइडेड शेल्फ यूनिट वाली दीवार। तुम एक तरफ से रिपेयर टूल्स उठा सकोगे और दूसरी तरफ से फूड स्टॉक्स, बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। गोरो खड़ा हुआ और कंक्रीट पर चाक से बनाए मेरे फ्लोर प्लान को देखने लगा। उसने उसे ज़रूरत से ज़्यादा देर तक स्टडी किया। फिर उसने ड्रिल उठा ली। तुमने 8 सोचे थे और 6 मिले, उसने नाप लेते हुए कहा। ज़्यादातर लोग शिकायत करते, तुमने बस लकीरें दोबारा खींच दी। उसने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। पार्टीशन का काम 3 दिन चला। गोरो ने फ्रेमिंग संभाली और उसके निर्देशानुसार मैंने पैनल माउंटिंग की। लेवल 8 तक आते आते ग्राउंड फ्लोर अब कोई एक खाली हॉल नहीं रह गया था। अब यहाँ दरवाज़ों वाला एक कॉरिडोर था, दीवारें जो बिल्डिंग के अंदर चलने वाली हवा को रोकती थीं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जोन्स। ये ऐसी जगह लगने लगी थी जहां सच में लोग रह सकते हैं। लेवल 9 शेल्विंग, स्टील फ्रेम्स, एडजस्टेबल ब्रैकेट्स और लॉक होने वाले ढक्कन वाले 1 दर्जन बड़े प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स डिलीवर करता है। सिस्टम एक ढंग के सप्लाई रूम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे देता है, लेकिन उसमें रखने के लिए कुछ नहीं देता। मैं गाड़ी लेकर शहर गया। अब ड्राइव करना कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। तापमान -14 था और सड़कों पर इसका असर दिखने लगा था। गाड़ियां कम थीं, लारिस गाड़ियां ज़्यादा। बाईपास के एक पेट्रोल स्टेशन के पंप पर हाथ से लिखा हुआ साइन रहा था, क्लोज्ड, नो सप्लाई। मैं जिस जनरल स्टोर पर रुका वहाँ चावल वाले शेल्व्स खाली पड़े थे। उनके पास जो कुछ बचा था मैंने सब खरीद लिया। चावल के 12 बैग, कैंड फिश और सब्जियों के 2 क्रेट्स, पानी के 6 बड़े कंटेनर्स, आयोडीन टैबलेट्स, नमक और ढेर सारा इंस्टेंट मीसो।
कुल बिल 62,000 येन हुआ। मैंने कैश में पेमेंट की और अपने वॉलेट में बचे पैसे तब तक नहीं गिने जब तक मैं वापस हाईवे पर नहीं आ गया। जब मैं वापस लौटा, गोरो ने नए शेल्फ्स पर सारा सामान जमाने में मेरी मदद की। वो रखते रखते गिनती भी कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाता, वो वैसा ही इंसान है। जब काम खत्म हुआ, वो पीछे हटकर पूरे कमरे को देखने लगा। 2 लोग, शायद 3 महीने, उसने कहा। 4 लोग, 6 हफ्ते, पर यहाँ 4 से ज्यादा लोग होंगे। उसने मेरी तरफ देखा। जल्द ही, मैंने कहा। वो वापस काम पर लग गया। वो लोग 2 दिन बाद आए। शिरो ने उन्हें सबसे पहले सुना। उसके गले से एक धीमी आवाज निकली, भौंकना नहीं, बस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका मतलब था कि कोई आ रहा है। और मैंने अभी तय नहीं किया है कि वो दोस्त है या दुश्मन। मैंने गेट चेक किया। हाईवे से आने वाली सड़क पे 2 लोग पैदल आ रहे थे। एक औरत और एक मर्द, दोनों धीरे चल रहे थे, ऐसी धीमी चाल जो थकावट से ज्यादा सावधानी की वजह से थी। मैंने गेट से उन्हें देखा। शिरो मेरे पास बैठ गया। औरत जवान थी, 2022 साल की, कंधे पर एक मेडिकल बैग। उसकी मुद्रा एकदम सीधी थी, थकावट के बावजूद। मर्द बड़ा था, करीब 2830 साल का। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने सालों एक ही जगह खड़े होकर खतरों पर नजर रखे हो। दोनों ने मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे, पर इस ठंड के लिए वो काफी नहीं थे। उस कयामत के लिए तो बिल्कुल नहीं जो आने वाली थी। वो गेट से करीब 10 मीटर दूर रुक गए। पहले वो औरत बोली, क्या यहाँ कोई इंचार्ज है? हाँ, मैंने कहा। हम यहाँ कुछ छीनने नहीं आए हैं, हमें बस कोई गर्म जगह चाहिए। शिरो ने फिर वही आवाज की, नफरत भरी नहीं, पर परखने वाली। क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स हैं? मैंने पूछा। उसने पलकें झपकाई। मैं एक नर्स हूँ, उस मर्द ने कहा। सिक्योरिटी? 6 साल। मैंने गेट खोल दिया। शर्त वही थी जो मैंने गोरो के लिए रखी थी और जो मैं किसी और के लिए भी रखूंगा। तुम काम करोगे तो यहाँ रहोगे, काम बंद तो जाना होगा। ये शेल्टर कोई होटल नहीं है और मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा हूँ। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए, जिससे मुझे समझ आ गया कि वो बाहर इतनी देर रह चुके हैं कि उन्हें पता है कि कोई भी शर्त कुछ ना होने से बेहतर है। उसका नाम नाना है, उसका नाम केन। उन्होंने खाना खाया, 4 घंटे सोए और अगली सुबह तक दोनों काम पर लग चुके थे। नाना मेरे खरीदे हुए मेडिकल सप्लाईज की इन्वेंट्री कर रही थी। केन बाउंड्री की फेंस के चक्कर लगा रहा था, उस इंसान की बारीक नजरों के साथ जो दिमाग में हर एक कमजोरी को मार्क कर रहा हो। अच्छा है, हमें उसकी जरूरत है। लेवल 11 एक नोटिफिकेशन के साथ आया। मैंने उसे 2 बार पढ़ा। लेवल 11 मटेरियल्स, ग्रीन हाउस मॉड्यूल, पॉलीकार्बोनेट वॉल पैनल्स X18, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग X1 सेट, ग्रो लाइट फिक्सचर्स X6, सॉइल मीडियम 40 किलोग्राम, सीड वैरायटी पैक X1। नोट, ग्रीन हाउस को पैसिव थर्मल गेन के लिए साउथ फेसिंग होना चाहिए। मौजूदा बिल्डिंग की ओरिएंटेशन सही है। और उसके नीचे एक अलग बॉक्स में एडवांस नोटिस। लेवल 13 स्मॉल फार्म मॉड्यूल, एनिमल एनक्लोजर्स X4, फीडिंग इक्विपमेंट, बेडिंग मटेरियल, फीड स्टॉक 30, DAY सप्लाई। नोट, सिस्टम सप्लाई कैटलॉग में जिंदा जानवर शामिल नहीं है। पशुओं का इंतजाम करना शेल्टर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। मैंने दूसरा नोट ध्यान से पढ़ा। सिस्टम मुझे फार्म बनाकर देगा, ढांचा, सामान, चारा, लेकिन उसमें जान डालने का काम मेरा होगा। वो मेरी समस्या है। मेरे पूछने से पहले ही नाना ने ग्रीन हाउस का जिम्मा संभाल लिया। पता चला कि उसकी माँ 20 साल से किचन गार्डन चलाती थी और कुछ चीजें इंसान कभी नहीं भूलता। उसने आधे घंटे तक ग्रो लाइट्स की प्लेसमेंट को स्टडी किया। मेरे कुछ कहने से पहले ही 2 फिक्सचर्स की जगह बदली और उसी दोपहर पहली सीड ट्रेस तैयार कर दी। उसे पता है वो क्या कर रही है। ग्रीन हाउस 2 दिनों में खड़ा हो गया। जब पैनल्स लॉक हो गए, लाइट्स जल गईं और पहली ट्रेज मिट्टी में जम गईं, तो वो पूरी बिल्डिंग का सबसे गर्म कमरा बन गया। बाहर 20 डिग्री के बीच वहां खड़े होना किसी चमत्कार जैसा लग रहा था, सिवाय इसके कि ये कोई चमत्कार नहीं था। ये पॉलीकार्बोनेट, इंसुलेशन, सही पोजिशनिंग और सिस्टम की समझ का नतीजा था। लेवल 12 के आसपास तिकाशी आया। वो अकेला नहीं था, वो 2 और लोगों के साथ आया, एक आदमी और एक औरत, जो ऐसे लग रहे थे जैसे सदियों से चल रहे हों। लेकिन मेरी नज़र सबसे पहले टिकाशी पर पड़ी, क्योंकि जब मैंने गेट खोला और वही पुराने सवाल पूछे, स्किल्स, वर्क, टर्म्स, तो बाकी दोनों ने जवाब दिया, पर उसने नहीं। वो मेरे पीछे एंट्रेंस कॉरिडोर की छत पर लगी केबल राउटिंग को देख रहा था। इलेक्ट्रिकल्स किसने किए? उसने पूछा। मैंने गोरो ने पीछे से कहा, मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं की। राउटिंग ठीक है, पर सेकेंडरी लाइन पर ग्राउंडिंग इशू है। अगर उस सर्किट पर 2 किलोवाट से ज्यादा लोड डाला तो दिक्कत होगी। गोरो मुड़ा और पल भर के लिए टिकाशी को देखा। उम्र क्या है तुम्हारी? 24। तुम्हें गेट पर खड़े होकर ग्राउंडिंग इशू का कैसे पता चला? मैं यहाँ से कनेक्शन पॉइंट देख सकता हूँ। क्लंक का एंगल गलत है। गोरो ने कनेक्शन पॉइंट को देखा, फिर टिकाशी को। अंदर आओ। टिकाशी पढ़ाई से तो प्रोग्रामर है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में सोचता है। पहले ही घंटे में उसने वायरिंग की ऐसी 3 समस्याएं ढूंढ ली जिनका मुझे पता भी नहीं था। 2 ठीक कर दी और तीसरी के लिए जरूरी सामान की लिस्ट बना दी।
मैंने सामान की अगली सप्लाई रन में वो चीज़ें जोड़ दी। उसके दो साथी, 50 साल का हयाशी और एक शांत सी औरत रहा। दोनों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स थीं और दोनों ने शर्तें मान ली। अब हम 6 लोग थे, साथ में शिरो। लेवल्स 13 और 14 फार्म मॉड्यूल लेकर आए। इंक्लोजर्स को ग्राउंड फ्लोर के उस हिस्से में लगाया गया जिसे मैंने खाली रखा था। 4 अलग बाड़े, चारे की चरनियाँ, पानी की लाइन और सिस्टम द्वारा दिए गए चारे के लिए स्टोरेज, सब कुछ था सिवाय उस एक चीज़ के जो एक फार्म को फार्म बनाती है। मैं उन खाली बाड़ों में खड़ा उन 4 दीवारों, ताज़ा बिछाली और भरी हुई चरनियों को देख रहा था। टेकाशी, मैंने कहा। पहले ही देख लिया है, उसने मेरे पास आकर खड़े होते हुए कहा। उत्तर में करीब 5 किलोमीटर दूर एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। सैटेलाइट व्यू में कुछ ऐसी इमारतें दिख रही हैं जिन्हें ढहाया नहीं गया है। कोई वहां जानवर रखता था। तुम्हें कैसे पता कि वो छोड़कर चले गए? क्योंकि सब छोड़कर चले गए। वो रुका। तकरीबन सब। मैंने कैन की तरफ देखा। वो पहले ही अपनी जैकेट उठा रहा था। वो वैन लेकर गए और 2 घंटे तक गायब रहे। जब वो लौटे तो वैन से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कार्गो सेक्शन से गुस्से भरी आवाज़ों का एक झुंड, जिसे गोरों ने गेट खुलने से पहले ही पहचान लिया। चिक्स, उसने सपाट आवाज़ में कहा। 4 मुर्गियाँ और 2 खरगोश। जिंदा, वैन के सफ़र से खफा पर सही सलामत। कैन को देखकर लग रहा था कि उसकी सुबह काफ़ी उलझी हुई रही है। तेकाशी के चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि थी। मैंने जानवरों को बाड़ों में पहुंचाने में मदद की। नाना उन्हें देखने आई और तुरंत उनकी जांच शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर चीज़ चेक करती है तरीके से, नोट्स लेते हुए। मुर्गियां 1 घंटे में सेटल हो गईं। खरगोशों ने ज़्यादा वक्त लिया। शिरो फार्म सेक्शन के एंट्रेंस पर बैठ गया और पूरी प्रोफेशनल फोकस के साथ उन्हें देखने लगा, जब तक कि मैं उसे डांट कर कहीं और जाने को नहीं कहा। वो गया, पर बहुत धीरे धीरे। गोरो मेरे कंधे के पास आया। क्या ये प्लान में था? सिस्टम ने कहा था खुद ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिए। उसने एक मुर्गी को पानी पीते हुए देखा। मैंने बहुत से लोगों के लिए काम किया है, उसने कहा। ज़्यादातर लोग जब वो नहीं पाते जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, तो वो बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करते हैं कि वो किसी और तरीके से उनके पास आ जाए। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, उसे ज़रूरत भी नहीं थी। उस शाम लेवल 12 वाले ग्रुप के 2 लोग, हायाशी और रा, डिनर पर खामोश थे। आम तौर से ज़्यादा खामोश। खाना खाने के बाद मैंने उनसे सीधे पूछा कि वो क्या छुपा रहे हैं। हयाशी ने एक पल के लिए अपने कटोरे को देखा, फिर बोला। वो निशिनारी के एक शॉपिंग मॉल से आए थे। सर्वाइवर्स का एक ग्रुप उसे अपना बेस बनाकर रह रहा था। करीब 40 लोग जो मिलजुल कर रिसोर्सेज और वॉच शिफ्ट संभाल रहे थे। 1 हफ्ते तक सब ठीक चला। फिर कुछ और लोग आए, रिफ्यूजियों की तरह नहीं। वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज थे। साफ हायरार्की, बाकायदा रोल्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। उनका लीडर कजुमा नाम का एक आदमी था। शांत आवाज, उम्र करीब 40, कोई फालतू की हरकत नहीं। कजुमा ने मॉल के हर इंसान को 2 ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, वहीं रुको और उसके स्ट्रक्चर के नीचे काम करो। ऑप्शन 2, जो उठा सकते हो उठाओ और निकल जाओ। क्या उसने किसी को धमकाया? मैंने पूछा। उसे जरूरत नहीं पड़ी, हयाशी ने कहा। उसने बस ऑप्शंस बताए और इंतजार किया। जब करीब 1/3 लोगों ने जाने को कहा, तो उसने बड़ी शालीनता के साथ उनकी पैकिंग में मदद की और फिर उन्हें गेट से बाहर निकलते हुए देखा। एक खामोश पल। बाहर -22 डिग्री था। उसके पास कितने लोग हैं? जब हम निकले तब 70 के करीब थे और लोग आ रहे थे। उसके बंदे लोगों को रिक्रूट करने बाहर जा रहे थे। वो औरत, रा, पहली बार बोली। उसने सिस्टम के बारे में बात की। उसे पता था कि ये क्या है। उसने कहा कि सिस्टम से बने शेल्टर्स ही असली रिसोर्सेज हैं, खाना या ईंधन नहीं, बल्कि ये शेल्टर्स। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने खास तौर पर यह कहा। उसने कहा कि वो पहले ही एक शेल्टर पर कब्जा कर चुका है। मेज पर सन्नाटा है। आज तक मैं बस उस आने वाली ठंड के खिलाफ खुद को तैयार कर रहा था। -100 डिग्री, 30 दिन। सर्वाइव करने के लिए कम से कम लेवल 30 की जरूरत थी। यही सबसे बड़ी समस्या थी। कम से कम अब तक तो ये लग रहा था। मैंने पुकारा। तकाशी, वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था। तुम कितनी जल्दी एक रेडियो रिसीवर सेट कर सकते हो? मुझे पता लगाना है कि कजुमा के लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने करीब 3 सेकंड तक सोचा। मुझे 2 दिन और कुछ सही कंपोनेंट्स दे दो। उस रात मैंने पार्ट्स की लिस्ट तैयार की। सिस्टम नोटिफिकेशन, रिसोर्सेज लेवल 15, रेसिडेंट्स 6+ शिरो, ग्रीन हाउस, प्रोड्यूसिंग फार्म ऑपरेशनल, लाइफ स्टॉक 4 चिकन्स, 2 रैबिट्स, फूड सप्लाई अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स फॉर करंट ग्रुप, बैलेंस 85,000 येन, टाइम रिमेनिंग 12 डेज, थ्रेट्स डिटेक्टेड 2। ठंड वो दुश्मन थी जिसके लिए मैं प्लानिंग की थी। कजुमा वो है जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, पर दोनों ही अब हकीकत हैं। लेवल 16 हमें एक किचन देता है, या सही कहूं तो एक किचन के कंपोनेंट्स, 4 बर्नर वाला एक कमर्शियल ग्रेड गैस रेंज, स्टेनलेस स्टील की प्रेप सर्फेसेस, एक वेंटिलेशन हुड, ड्रेन असेंबली के साथ एक सिंक बेसिन
और 2 अलग डायमीटर्स के 30 मीटर कॉपर पाइप। ये पाइप वाटर सिस्टम के लिए है। सिस्टम सारा सामान एक ही बार में ड्रॉप कर देता है और उम्मीद करता है कि मैं खुद समझूं कि इन्हें जोड़ना कैसे है। गुरु ने एक पल के लिए उन कॉपर पाइप्स को देखा, शायद मन ही मन उनका रास्ता तय कर रहा था। 2 दिन, उसने कहा। हमारे पास 8 दिन है, तो फिर मैं 2 दिन लूंगा। वो बिना रुके 41 घंटों तक काम करता रहा। मुझे पता है, क्योंकि जब उसने काम शुरू किया था मैंने तब टाइम चेक किया था, और तब भी जब उसने अपनी कमर सीधी की, एक चिथड़े से अपने हाथ पोंछे और कहा कि पाइप का काम पूरा हो गया। उसने खाना खाया, 6 घंटे सोया और फिर वापस आकर रेंज इंस्टॉलेशन और हुड वेंटिंग का काम खत्म किया। जहां हो सका मैंने उसकी मदद की। ज़्यादातर समय मैं बस उसके रास्ते से हटा रहा और उसके मांगने पर चीज़ें पकड़ाता रहा। दूसरे दिन की शाम को नाना चावल, मिज़ो सूप और डिब्बा बंद स्टॉक से ग्रिल्ड मछली बनाई। कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं था। उसने दीवार के साथ लगी फोल्डिंग टेबल पर खाना परोसा और पहली बार हम सब एक साथ बैठने वाले थे। कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। सूप गर्म है। किचन से अब कंक्रीट की धूल और इंसुलेशन एडहेसिव की जगह खाने की खुशबू आ रही है। बाहर तापमान -17 डिग्री है। अंदर इतनी गर्माहट है कि केन ने अपनी जैकेट उतार दी है। शिरो दरवाजे के पास बैठा है और तकाशी से मछली का एक टुकड़ा लेता है, जिसे वो बड़े सलीके से खाता है। गोरो ने अपना बाउल खत्म किया, चॉपस्टिक्स नीचे रखी और कुछ नहीं कहा। यही तरीका है जिससे मुझे पता चलता है कि सब कुछ सही है। लेवल 17 से किचन पूरा हो जाता है। लेवल 18 पर बॉयलर रूम मिलना चाहिए। जैसे ही लेवल 17 का सामान डिलीवर हुआ, मैंने लेवल 18 की अनलॉक का कंडीशंस चेक की। सिस्टम यूआई, लेवल 18 अनलॉक, बॉयलर सिस्टम स्टेटस ब्लॉक्ड, रीजन प्रीरेक्विजिट नॉट मेट, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम इनकम्प्लीट, करंट फंक्शनल स्टेटस 70%, रिक्वायर्ड स्टेटस फॉर अनलॉक 100%, एक्शन रिक्वायर्ड complete water circulation loop including return line and pressure relation. System will re-evaluate upon reported completion. मैं वर्कशॉप सेक्शन में गोरो को ढूंढता हूँ और उसे नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। वो उसे पढ़ता है। फिर वो वाटर सिस्टम के पास जाकर एक एक कनेक्शन को अपने हाथों से टटोलने लगता है। करीब 3 मिनट में उसे गड़बड़ मिल जाती है। रिटर्न लाइन का एक हिस्सा जिसे उसने बाद में करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पानी तो आ ही रहा था और सिंक भी काम कर रहा था, तो लगा कि काम हो गया। 70%, उसने लगभग खुद से कहा। सिस्टम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नल चल रहा है। वो पूरे लूप को चेक करता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना पाइप कटर उठा लिया। बाकी बचे काम में लगभग पूरा दिन लग गया। रिटर्न लाइन, प्रेशर वाल्व और बेसमेंट एक्सेस के पास एक फ्लो रेगुलेटर। जब काम खत्म हुआ तो उसने इंटरफेस के जरिए कंप्लीशन रिपोर्ट की। सिस्टम ने करीब 8 सेकंड तक इवैल्यूएशन किया। सिस्टम यूआई, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम फंक्शनल 100%, लेवल 18 अनलॉक, बॉयलर सिस्टम नाउ अवेलेबल। मैंने तुरंत उसे सेलेक्ट कर लिया। बॉयलर सिस्टम के कंपोनेंट्स बेसमेंट में आ गए। इसके लिए यही सही जगह है। बिल्डिंग का अंडरग्राउंड लेवल सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल हिस्सा है और सबसे निचले पॉइंट से गर्मी बांटने का मतलब है कि सिस्टम कन्वेक्शन के साथ काम करेगा, उसके खिलाफ नहीं। गोरो को ये बात बिना बताए समझ आ गई। जब तक मैं नीचे पहुंचा वो ऊपरी मंजिलों तक पाइप ले जाने का नक्शा अपने दिमाग में बना चुका था। इंस्टॉलेशन में 3 दिन लगे। ये अब तक की सबसे पेचीदा चीज थी जो हमने बनाई थी। इसलिए नहीं कि कोई एक हिस्सा मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे बाकी हर चीज से सही तरह से जोड़ना था। पाइप्स को हर कमरे तक पहुंचना था। 6 अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होना था। बॉयलर को बिल्कुल सीधा माउंट करना था, उसे सही से सील करना था और वेंटिलेशन के साथ ऐसे जोड़ना था कि जहरीली गैसें अंदर के बजाय बाहर जाएं। दूसरे दिन मैंने बॉयलर यूनिट की सिस्टम स्पेकशीट खोली और ऑपरेशनल नोट्स पढ़ने लगा। और फिर मैंने वो लाइन पढ़ी जो मुझे पहले ही देख लेनी चाहिए थी। Fuel requirements: the boiler system operates on wood, coal, or diesel fuel. The system supply catalog does not include fuel of any type. Fuel sourcing and ongoing supply is the responsibility of the shelter operator. मैं एक पल के लिए सुन्न होकर बैठ गया। सिस्टम ने मेरे लिए एक ऐसा बॉयलर बनाया जिसे ईंधन चाहिए, पर उसे देने का उसका कोई इरादा नहीं है। मैंने डिलीवरी को फिर से देखा। बॉयलर, पाइप, फिटिंग्स, कंट्रोल यूनिट, सब कुछ परफेक्ट है, पूरा है, पर बिना जलाने वाली किसी चीज के बिल्कुल बेकार है। मैं पूर्व की ओर वाली खिड़की के पास गया और पेड़ों की कतार को देखा। पूर्वी सीमा पर मौजूद वो जंगल लकड़ियों का एक अच्छा सोर्स है। ज्यादातर सीडर और सरू के पेड़, काफी घने। आम हालातों में वहां लकड़ियां काटने के लिए परमिट चाहिए होता, पर मौजूदा हालातों में परमिट जैसे शब्द का मतलब 10 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। केन और ताकाशी ने अगली सुबह काम शुरू कर दिया। मेरे पास 2 आरी हैं, कबाड़ बाजार से लाया हुआ एक चेन सॉ और 2 लोग जो उन्हें चला सकते हैं। वे 2 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं।
ये थकान की वजह से नहीं बल्कि ठंड को मैनेज करने के लिए है। पहले इनके खत्म होने तक हमने पूर्वी दीवार के अंदर इतनी लकड़ियां जमा कर ली थीं कि बॉयलर 4 दिन तक चल सके। ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें 3 महीने का स्टॉक चाहिए, मैंने डिनर पर उनसे कहा। कैम मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बॉयलर के मौजूदा खपत के हिसाब से 3 महीने का मतलब बहुत सारे पेड़। मैंने कहा, हर वो दिन जब बाहर जहाँ सुरक्षित हो हम लकड़ियाँ काटेंगे। तकाशी ने सिर हिलाया। वो पहले ही किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। उसके सिर झुकाने के अंदाज से मैं बता सकता था। क्या बात है? मैंने पूछा। मैं उस रेडियो रिसीवर पर काम कर रहा था, उसने कहा। आज दोपहर मैंने उसे पूरा कर लिया। उसने इसे उन कंपोनेंट से बनाया था जो मैंने शहर के आखिरी चक्कर के दौरान खरीदे थे। वो ट्रिप अब एक अलग युग जैसी लगती है। तब शहर शहर जैसा दिखता था। दुकानें खुली थीं। तापमान सिर्फ -14 था। उसने साझा वर्कस्पेस के अपने हिस्से में वर्कबेंच पर उस रिसीवर को असेंबल किया था। एक कॉम्पैक्ट यूनिट जिसमें डिजिटल फ्रीक्वेंसी स्कैनर था और एक छोटे स्पीकर से जुड़ा एंटीना वायर। उसने तार को पूर्वी दीवार के एक छेद के जरिए ऊपर तक पहुंचाया था। डिनर के बाद उसने उसे चालू किया और हम सब वर्कबेंच के चारों ओर बैठकर उस खरखराहट को सुनने लगे, जिसमें बीच बीच में कुछ आवाजें उभर रही थीं। ज्यादातर आवाजें निजी थीं। घरों के रेडियो पर लोग अपने परिवार वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट जो 2 दिन पहले अपडेट होना बंद हो गए थे। उत्तर में कहीं बैठा कोई हैम ऑपरेटर खाली आसमान को मौसम का डेटा सुना रहा था। फिर तकाशी को वो फ्रीक्वेंसी मिल गई। आवाज बिल्कुल शांत थी। वैसी शांति नहीं जो दिखाने की कोशिश की जाती है, बल्कि वैसी शांति जो एक पेशेवर पहचान होती है। रेडियो ट्रांसमिशन। सेक्टर 7C सिक्योर्ड। इन्वेंट्री काउंट 2 वीक्स। फूड सप्लाई 40 पर्सनल अब्जॉर्ब्ड इनटू ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। मूविंग टू सेक्टर 9 ATA 4 आवर्स। कंफर्म रिसीट। एक छोटा सा पॉज। फिर एक दूसरी आवाज बिल्कुल वैसे ही लहजे में, कंफर्म्ड। सेक्टर 9 AA ऑथराइज्ड। मैंने तकाशी की तरफ देखा। सेक्टर 9 A, उसने कहा। उसने अपने लैपटॉप पर रोड साइंस और सैटेलाइट इमेजरी से बनाया हुआ एक कच्चा मैप खोला। उसने करीब 7 किलोमीटर दूर एक जगह की तरफ इशारा किया। 7 किलोमीटर। मैं खड़ा हुआ और पूर्वी खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर घना अंधेरा है। आउटडोर सेंसर पर तापमान -26 दिखा रहा है। मुझे पेड़ों की कतार आसमान के हल्के उजाले के खिलाफ एक काले साये जैसी दिख रही है। मैं रेडियो वाली उस आवाज के बारे में सोच रहा हूँ। सेक्टर 7C सिक्योर्ड। ये किसी अनाड़ी की भाषा नहीं है, ये ग्रिड कोऑर्डिनेशन है, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग है। काजुमा के लिए जो भी कम्युनिकेशन संभाल रहा है वो ये पहले भी कर चुका है, शायद खुद काजुमा भी। मैं वापस टेबल पर आया और ताकाशी के मैप पर सेक्टर 9A को मार्क कर दिया। अगली शाम गोरो मुझे ढूंढते हुए आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर पूर्वी खिड़की की तरफ झुकाया। मैंने एक क्षितिज पर सेक्टर 9A की दिशा में देखा। एक नारंगी सी चमक फैली हुई थी, किसी बल्ब की तरह नहीं, बल्कि कुछ बड़ा। आग? गोरो ने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। रंग देखो, आग नारंगी और सफ़ेद होती है। ये गहरा लाल है और बहुत ही एक जैसा है। ये फ्लेयर्स हैं, सिग्नल फ्लेयर्स या कोई ऐसी चीज़ जिसे जानबूझकर जलाया जा रहा है। मैंने उसे कुछ पल तक देखा। रात में अपना इलाका मार्क करने का ये उनका तरीका है, ताकि 20 किलोमीटर के दायरे में हर किसी को पता चल जाए कि ये जगह अब उनकी है। गोरू मेरे पास खड़ा होकर उस चमक को देख रहा है। शिरो गेट के पास पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा है, बिल्कुल स्थिर। 7 किलोमीटर, गोरू ने कहा। मैंने कहा, हाँ। वो वापस अपने काम पर चला गया। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इसके बारे में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि अब तक वो जान चुका है कि जब मुझे पता चलेगा मैं उसे बता दूंगा। लेवल 24 और 25 एक साथ आए और मैंने कुछ भी चुनने से पहले अपग्रेड ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा। सिस्टम UI लेवल 2 4 2 5 कंबाइंड अपग्रेड। सेलेक्ट वन। ऑप्शन A, एक्सपैंडेड बॉयलर कैपेसिटी, इंक्रीजेस हीट आउटपुट बाय 60%, सपोर्ट्स अप टू 25 रेजिडेंट्स, recommended for shelters expecting population growth. Option B, mechanical ventilation system, full air circulation and filtration for sealed shelter operation. Warning: at external temperatures below -70 degrees Celsius, passive ventilation becomes non-functional. Without mechanical ventilation, CO2 buildup in sealed shelter reaches critical levels within 6 to 8 hours. और दोनों ऑप्शंस के नीचे सिस्टम का वो रिमाइंडर जो मैं पहले भी पढ़ चुका था। नोट: Emergency Advance Unlock is available for non-selected option. Cost: Material allocation for next 3 levels will be 0. This penalty cannot be waived. मैंने ऑप्शन बी वाली चेतावनी को 3 बार पढ़ा। 70 डिग्री पर पैसिव वेंटिलेशन काम करना बंद कर देगा। हम अभी -26 पर हैं और तापमान गिर रहा है। जो डेटा मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसके हिसाब से तापमान 100 तक जाएगा। इसका मतलब है कि किसी मोड़ पर शायद 3 हफ्तों के भीतर हम एक पूरी तरह बंद शेल्टर में होंगे जहां बाहर की हवा आने का कोई रास्ता नहीं होगा।
मैकेनिकल वेंटिलेशन के बिना अंदर का हर इंसान 6 से 8 घंटों में CO2 पॉइजनिंग से मर जाएगा। ऑप्शन ए हमें ज़्यादा गर्मी देता है। ज़्यादा गर्मी अच्छी है, पर अगर हम घुटकर मर गए तो उस गर्मी का कोई मोल नहीं। दिक्कत उस पेनल्टी की है। 3 लेवल्स तक जीरो मटेरियल एलोकेशन का मतलब है कि अगले 3 लेवल्स में सिस्टम सिर्फ खाली डब्बे भेजेगा। हम करीब 1 हफ्ते का डेवलपमेंट समय खो देंगे। जो सामान हमें अगले फेज के लिए मिलना था वो हमें नहीं मिलेगा। मैंने अपने फ़ोन पर कैलेंडर देखा, कड़ाके की ठंड आने में 8 दिन बचे हैं। मैंने ऑप्शन बी चुना और इमरजेंसी एडवांस अनलॉक को एक्टिवेट कर दिया। कंफर्मेशन स्क्रीन पर आ गया, वेंटिलेशन सिस्टम अनलॉक्ड, नोट लेवल्स 26, 27 एंड 28, मटेरियल एलोकेशन 0। दिस पेनल्टी इज रिकॉर्डेड एंड कैनॉट बी रिवर्स्ड। गोरो ने मेरे कंधे के ऊपर से नोटिफिकेशन पढ़ी। 3 लेवल तक खाली बक्से। उसने कहा हाँ। वो एक पल के लिए खामोश रहा। वैसे भी बंद जगह में बॉयलर ज़्यादा गर्मी देता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। शायद हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा यही मैंने भी सोचा। तुम ये कह सकते थे। मैंने पहले हिसाब लगाया। उसने एक ऐसी आवाज़ निकाली जो हंसी तो नहीं थी। वो वेंटिलेशन इंस्टॉल करने नीचे चला गया। दिन खत्म होते होते मैकेनिकल सिस्टम चालू हो गया। बिल्डिंग के अंदर हवा की एक शांत लगातार हलचल महसूस हो रही थी। फिल्टर्ड हवा अंदर आ रही थी और जहरीली हवा सील बंद एग्जॉस्ट के जरिए बाहर। प्रकाशी ने मेन कॉरिडोर में जो सेंसर लगाया था उस पर CO2 की मात्रा बिल्कुल सुरक्षित रेंज में थी। बाहर 29 डिग्री है। 8 दिन बचे हैं। कजुमा के लोग 7 किलोमीटर दूर हैं। अंदर सब सुरक्षित हैं, गर्म हैं, सांस ले रहे हैं। 6 लोग और एक कुत्ता जो हर 2 घंटे में फेंस की रखवाली करता है, चाहे कोई उससे कहे या ना कहे। बॉयलर लकड़ियों पर चल रहा है। लकड़ियां पेड़ों से आ रही हैं और वो जंगल अभी भी वहां है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। सिस्टम स्टेटस अपडेट। रिसोर्सेज लेवल 25। बॉयलर सिस्टम ऑपरेशनल। फ्यूल वुड ऑनगोइंग सप्लाई फ्रॉम ईस्टर्न ट्री लाइन। करंट स्टॉक 3 वीक्स। वेंटिलेशन फुल मैकेनिकल एक्टिव। रेसिडेंट्स 6+ शुरू। मरॉडर एक्टिविटी कंफर्म 7 किलोमीटर ईस्ट। टाइम रिमेनिंग 8 डेज। बैलेंस 85,000 येन। पेनाल्टी लेवल्स 26, 27, 28 जीरो मटेरियल्स। लेवल 26, 27 और 28 के बॉक्सेस डिलीवर हुए। ये कोई मुहावरा नहीं था। सिस्टम ने तय समय पर कंटेनर्स गिराए, वही साइज, वही निशान, और जब मैंने उन्हें खोला तो अंदर कुछ नहीं था। साफ प्लास्टिक की दीवारें, सही सलामत ढक्कन और सिर्फ हवा। वो पेनल्टी जो मैंने वेंटिलेशन के लिए कबूल की थी अब अपना असर दिखा रही थी। गुरु ने पहला बक्सा खोला, अंदर देखा, उस बंद किया, दूसरा खोला, फिर बंद किया और अपने हाथ बांधकर पीछे हट गया। तुम्हें पता था, उसने कहा। ये कोई इल्जाम नहीं था, बस एक सच था। मुझे पता था, मुझे भी पता था। उसने उन खाली डब्बों के ढेर को देखा, अभी भी थोड़ा गुस्से में। वो जायज़ था। उसने एक खाली बक्सा उठाया और उसे स्टोरेज रूम में ले गया ताकि उसे रैक की तरह इस्तेमाल कर सके। वो आखिरी दम तक काम की बातें ही सोचता है। ये 3 लेवल्स बर्बाद नहीं हुए। बिना नए सामान के इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं था, पर करने को बहुत कुछ था। केन और तकाशी हर उस दिन जंगल में होते थे जब मौसम साथ देता, ताकि पूर्वी दीवार के पास लकड़ियों का ढेर खड़ा कर सके। नाना ग्रीनहाउस के आउटपुट पर नजर रख रही थी और लाइट्स के शेड्यूल को पौधों की ज़रूरतों के हिसाब से सेट कर रही थी। हयाशी और रा ने रोजाना मेंटेनेंस का काम संभाल लिया था। सील चेक करना, बॉयलर प्रेशर पर नजर रखना और CO2 की रीडिंग नोट करना। शेल्टर चल रहा है। ये बिना नए सामान के भी चल रहा है, क्योंकि इसे इतने सही ढंग से बनाया गया था कि इसे हर वक्त नए टुकड़ों की जरूरत नहीं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सब कुछ इसी सीक्वेंशियल बिल्ड के लिए था। लेवल 20 खत्म हुआ और लेवल 29 के साथ आर्मरी आ गई। इसकी डिलीवरी एकदम सीधी सादी थी। एक स्टील गन कैबिनेट जिसमें सिस्टम इंटरफेस से जुड़ा एक लॉकिंग मैकेनिज्म लगा है। 4 हंटिंग राइफल्स जिनमें बेसिक साइटिंग है और सील्ड बॉक्सेस में 400 राउंड एमिनिशन। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा। सिस्टम नोटिफिकेशन, आर्मरी सिस्टम इंपॉर्टेंट। जारी किए जाने के वक्त सभी फायर आर्म्स सीधे तौर पर शेल्टर रेजिडेंट्स के नाम पर रजिस्टर किए जाएंगे। किसी भी रजिस्टर्ड फायर आर्म को किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सौंपने पर भविष्य की सभी आर्मरी सप्लाई डिलीवरीज पर 48 घंटे का लॉकआउट लगा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा नाम, शेल्टर, रेजिडेंसी कंफर्मेशन और सिस्टम एक्नॉलेजमेंट अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति सिस्टम इशूड फायर आर्म्स प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते। मैंने सबको मेन रूम में बुलाया। हम 7 लोग हैं। मैंने उन्हें रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ साफ साफ समझाया। इसका क्या मतलब है, इसकी पेनल्टी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आज रात मैं 4 लोगों को रजिस्टर कर रहा हूँ। खुद को, गोरो, केन और नाना को। तेकाशी, हयाशी और रिको को कल रजिस्टर किया जाएगा, उनसे अकेले में बात करने के बाद। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वो यहाँ काफ़ी समय से हैं और उन्होंने मेरा बुनियादी भरोसा जीता है।
लेकिन सिस्टम के अंदर फायरआर्म रजिस्ट्रेशन परमानेंट है और मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तेकाशी ने तुरंत सिर हिलाया। हयाशी ने राइफल कैबिनेट की ओर देखा और सहमति। रिको ने बस इतना कहा, अंडरस्टूड। पहली शाम केन ने रजिस्टर्ड हथियारों को संभाला। वो हर राइफल को उतनी ही बारीकी से चेक कर रहा था जैसे वो हर चीज को करता है, धीरे धीरे, पूरी तरह से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उसने गोरो को सिखाया कि लोड और क्लियर कैसे करते हैं। गोरो ने बिना किसी उत्साह के वो सब किया, लेकिन उसी प्रिसीजन के साथ जो वो अपने हर काम में दिखाता है। मुझे उम्मीद थी कि हमें कुछ ज़्यादा यूजफुल मिलेगा, कैन ने हंटिंग राइफल्स की तरफ देखते हुए कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या था? उसने जवाब दिया, ऐसी चीज़ जिसकी रेंज अच्छी हो। हमारे पास ट्री लाइन है। पूर्व की तरफ से आने वाली किसी भी चीज़ को फेंस तक पहुंचने से पहले खुले मैदान को पार करना होगा। इतनी दूरी के लिए हंटिंग राइफल काफ़ी है। उसने बिना किसी बहस के मेरी बात मान ली। वो फील्ड्स ऑफ फायर के बारे में सोच रहा था। अच्छा है। लेवल 29 में कैमरास भी मिले, 12 यूनिट्स, वेदरप्रूफ हाउसिंग, नाइट विजन कैपेबिलिटी और एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग यूनिट, जिसे तेकाशी ने डिलीवरी के 2 घंटे के भीतर ही मेन वर्कबेंच के मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया। शाम तक हम बिल्डिंग की ओर आने वाले हर रास्ते को देख पा रहे थे। हाईवे से आने वाली एक्सेस रोड, ट्री लाइन के साथ वाली ईस्टर्न पेरीमीटर, सदर्न और नॉर्दर्न फेंस लाइंस और मेन गेट। तेकाशी मॉनिटर के सामने बैठ गया और काफ़ी देर तक हिला नहीं। इसलिए नहीं कि कुछ हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो सब कुछ देख सकता था और वो अब नॉर्मल चीज़ों को पहचानने से पहले नॉर्मल नज़ारों को समझ रहा था। कैमरास को लेबल करो, मैंने उससे कहा। उन्हें नंबर दो, उनका एंगल और कवरेज जोन नोट करो। जब कुछ हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ कैमरा 4 कहो और मुझे पता हो कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने लेबलिंग शुरू कर दी। कैमरा 4 का रुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो प्रॉपर्टी के पीछे से ट्री लाइन तक जाने वाली चेन लिंक फेंस के हिस्से को कवर करता है। ये गेट से सबसे दूर का पॉइंट है। इस कैमरा की इमेज बाकियों से थोड़ी धुंधली है। इतनी दूरी पर नाइट विजन को थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तभी शेरों ने मुझे जगाया। वो भौंका नहीं। वो मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ा होकर एक धीमी, लगातार आवाज निकाल रहा था। वो आवाज जिसका मतलब है कि बाहर कोई है और उसने उसे एक खतरे के रूप में भांप लिया है। होश में आने से पहले ही मैं खड़ा हो गया, अपने बूट्स पहने और सीधा मॉनिटर रूम की तरफ भागा। तेकाशी पहले से ही वहां था। कैमरा 4 बार के बाहर एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। वो चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही पेरीमीटर के साथ चल रहा था, बस वहीं खड़ा होकर बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। उसके हाथों में कुछ था, लेकिन इतनी दूरी पर रेजोल्यूशन कम होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था। शायद कोई नोटबुक या कोई डिवाइस। शिरो आकर मेरे पास खड़ा हो गया, मॉनिटर देखते हुए अभी भी वही आवाज निकाल रहा था। कितनी देर से? मैंने तेकाशी से पूछा। जब मैं बैठा तभी से वो वहां था, शायद आपके आने से 10 मिनट पहले। केन दरवाजे पर दिखा, पूरी तरह तैयार, हाथ में राइफल लिए। मैं साइड डोर से बाहर निकलकर ट्री लाइन के रास्ते पीछे से घूम कर आ सकता हूँ, मैंने कहा। नहीं। वो इंतजार करने लगा। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम बस देखेंगे। अगर वो रिकॉनेसेंस कर रहा है तो बाहर जाने का मतलब होगा कि हमने उसे देख लिया है। अंदर रहने का मतलब है कि या तो हम सो रहे हैं या हमें परवाह नहीं है। दोनों ही सूरतों में उसे कम जानकारी मिलेगी। केन ने अपनी राइफल थोड़ी नीचे की। उसे ये बात पसंद नहीं आई, मैं देख सकता था, पर उसने इंतजार किया। वो साया 23 मिनट तक कैमरा 4 के सामने खड़ा रहा, फिर मुड़ा और पूर्व की ओर वापस ट्री लाइन में गायब हो गया। उसके बाद कोई ठीक से सो नहीं पाया। सुबह गेट पर एक निशान था, रेड स्प्रे पेंट, वही कांजी जो मैंने 3 हफ्ते पहले हाईवे डिवाइडर्स पर देखा था। जेनु। इस बार बिना किसी एरो के, बस वो कैरेक्टर सीधे गेट पैनल के बीचों बीच बना था। इतना ताज़ा कि अगर मैं 1 घंटा पहले बाहर आता तो उसे स्प्रे करते हुए देख लेता। मैं कड़कड़ाती ठंड में कुछ पल उसके सामने खड़ा रहा। कजुमा के लोगों को इस लोकेशन का पता चल चुका है। उन्हें पता है कि ये बिल्डिंग खाली नहीं है। हमारी लाइट्स, बॉयलर से निकलता धुआं, एग्जॉस्ट और वो एंटेना वायर जो टेकाशी ने दीवार पर लगाई थी, उन्होंने अपने ग्रिड सिस्टम में इसे दर्ज कर लिया है। सेक्टर समथिंग उनके डेटाबेस में एक नोटेशन, एक ऐसी जगह जहां उन्हें वापस आना है। मैंने अपने फ़ोन से उस निशान की फ़ोटो ली और अंदर चला गया। मैंने ब्रेकफास्ट के वक्त सबको नहीं बताया। मैंने सिर्फ केन, टेकाशी और गोरो को बताया। बाकियों को वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन अभी इस जानकारी से वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और फालतू की चिंता सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी है, जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलता। वो बाड़ को नाप रहा था, केन ने कहा। कमज़ोर कड़ियाँ ढूंढ रहा था। कैमरा 4 के पास का हिस्सा अभी भी चेन लिंक है। वो उसी की मैपिंग कर रहा था। मुझे पता है हमें सॉलिड पैनल्स चाहिए, मैंने जवाब दिया। हमें मिल जाएंगे। हम फेंस अपग्रेड से बस 2 लेवल्स दूर हैं। उसने मुश्किल से मेरी बात मानी। दोपहर में रेडियो पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुई। एक ऑफिशियल आवाज़ जो बस एक रटा रटाया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी।
ओसाका प्रीफेक्चर के निवासियों को सूचना, सभी अर्बन जोन्स के लिए मैंडेटरी इवैक्यूएशन ऑर्डर अब लागू हो गया है। इमरजेंसी शेल्टर्स अंदरूनी इलाकों में बनाए गए हैं। सभी नागरिकों से तुरंत वहां पहुंचने का आग्रह किया जाता है। उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटों में तापमान इंसानी सहन शक्ति से भी नीचे गिर जाएगा। 48 से 72 घंटे यानी 2 दिन। सब मेन रूम में है। सबने ये सुना है। रेडियो मेज पे रखा है जिसमें वही लूप बार बार बज रहा है। नाना ने मेरी तरफ देखा। क्या हम जा रहे हैं? नहीं। इमरजेंसी शेल्टर्स लोगों से भरी ऐसी बड़ी इमारतें होंगी जहां सबको गर्मी, खाना और पानी चाहिए होगा, और उसे वो सरकार मैनेज कर रही होगी जो 1 महीने में भी एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज नहीं कर पाई। मैंने कमरे में मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखा। हमारे पास गर्मी है, खाना है, पानी है और ऐसी दीवारें हैं जो टिकी रहेंगी। सन्नाटा छा गया। रेडियो फिर से बजा। मैंडेटरी इवैक्यूएशन ऑर्डर नाउ इन इफेक्ट। गोरो ने उसे बंद कर दिया। 2 दिन बाद सिस्टम ने लेवल 30 डिलीवर किया। लेवल 30 मटेरियल्स, इमरजेंसी थर्मल बैरियर इंस्टॉलिंग, फुल पेरीमीटर थर्मल रीइंफोर्समेंट, अपग्रेडेड विंडो सीलिंग, सब फ्लो हीटिंग लेयर फॉर बेसमेंट लेवल, अपडेटेड शेल्टर टॉलरेंस -85 डिग्री सेल्सियस सस्टेन्ड। नोट, यह अपग्रेड एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। -85 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के लिए हैबिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए और स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स की ज़रूरत होगी। इंस्टॉलेशन रात भर अपने आप चलती रही। ये पहली बार था जब सिस्टम ने बिना हमारी मेहनत के इंस्टॉलेशन संभाली। जब मैं सोकर उठा, दीवारें कुछ अलग महसूस हो रही थी। दिखने में नहीं, लेकिन बिल्डिंग अब बॉयलर की गर्मी को बेहतर तरीके से रोक पा रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सीलबंद थर्मोस एक खुले बर्तन के मुकाबले तापमान को रोक कर रखता है। बाहर का थर्मोमीटर -42 दिखा रहा था। मैंने सबको मेन रूम में इकट्ठा किया और उन्हें लेवल 30 का नोटिफिकेशन, नई टॉलरेंस रेटिंग और बाहर का तापमान दिखाया। गोरो ने काफी देर तक डिस्प्ले को देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हें ये नंबर हमेशा से पता था, उसने कहा। लेवल 30। जिस दिन मैं यहाँ आया था तुम उसी दिन से इसी के लिए काम कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ। 30 ही क्यों? क्योंकि 30 वो मुकाम है जहाँ हम ठंड से मरने के खतरे से बाहर निकलकर बाकी चीज़ों के बारे में सोचने लायक बनते हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया। और वो बाकी चीज़ें, उसने कहा, उनमें वो आदमी भी शामिल है जिसने हमारे गेट पर पेंट किया था। बाहर तापमान -42 है और गिर रहा है। इवैक्यूएशन ऑर्डर को 2 दिन बीत चुके हैं। शहर खाली हो रहा है। एक्सेस रोड पर 18 घंटों से सन्नाटा है। लेवल 30 के अंदर 7 लोग हैं और एक कुत्ता जो अभी कैमरा 4 के मॉनिटर के सामने ऐसे बैठा है जैसे वो खुद पहरा दे रहा हो। ठंड अब अकेली समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या भी नहीं है, लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं। बिल्डिंग की स्थिति, लेवल 30, इमरजेंसी थर्मल बैरियर एक्टिव, शेल्टर होल्ड्स टू -85 डिग्री सेल्सियस, 7 रेजिडेंट और शिराओ, 4 लोगों के लिए फायर आर्म्स रजिस्टर्ड, 3 पेंडिंग। कैमरा सिस्टम ऑपरेशनल, 12 यूनिट्स। गेट मार्क्ड बाय काजुमा स्काउट्स। लोकेशन कंफर्म्ड इन देयर ग्रिड। शहर लगभग खाली है। पेनल्टी लेवल्स पूरे हुए। नॉर्मल मटेरियल सप्लाई लेवल 31 से फिर शुरू होगी। सड़कें 2 दिनों से सूनी हैं, सिर्फ शांत नहीं बल्कि खाली। इवैक्यूएशन ऑर्डर के बाद से हमारी एक्सेस रोड पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी है। कभी कभार दूर हाईवे पर कोई परछाई दिख जाती है, कोई पैदल तेजी से जा रहा है बिना रुके। दूसरे दिन तक वो भी दिखने बंद हो गए। बाहर थर्मोमीटर अब -60 दिखा रहा है। बॉयलर 8 घंटे के फ्यूल साइकिल पर चल रहा है। जब तापमान -45 के नीचे गिरा तो केन और तक्षी लकड़ी काटना बंद करने पर मजबूर हो गए। इस लेवल की ठंड में हमारे पास मौजूद गियर के साथ बाहर काम करना नामुमकिन है। हमारे पास अभी इतना स्टॉक है कि 3 हफ्ते निकल जाएंगे। उसके बाद या तो तापमान बढ़ेगा या हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैंने उस रास्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, पर वो बाद की बात है। अंदर का तापमान +4 पर टिका हुआ है। मुर्गियां अंडे दे रही हैं। ग्रीन हाउस में पहली सब्जियां उगने लगी हैं। कॉरिडोर में CO2 डिस्प्ले नॉर्मल है। 7 लोग -60 डिग्री के बीच एक ईंटों की इमारत में जिंदा और सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने इसे सही सीक्वेंस में बनाया, बिना कुछ छोड़े। करीब 4 घंटों के लिए सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। तभी टेकाशी ने रेडियो स्टेशन से हाथ ऊपर किया। ये हमारी तरफ डायरेक्टेड है, उसने कहा। ब्रॉडकास्ट नहीं है, पॉइंटेड ट्रांसमिशन हमारी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। मेन रूम में मौजूद हर शख्स पत्थर बन गया। स्पीकर से आने वाली आवाज़ दूरी के बावजूद एकदम साफ थी। कोई मर्द था, उम्र शायद 40 के आसपास। उसके लहजे में वो शांति थी जिसमें कोई दिखावा नहीं था। ये काजुमा है। तुम लोग एक अच्छी फैसिलिटी चला रहे हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तुम्हारी जैसी बिल्डिंग सलामत और फंक्शनल रहनी चाहिए, ना कि उन लोगों के हाथों जलनी चाहिए जिन्हें इसकी कद्र नहीं। मैं एक वर्किंग अरेंजमेंट का प्रस्ताव दे रहा हूँ। तुम्हारी मंथली सप्लाईज का 20% एक लोकेशन पर पहुंचाया जाएगा, जिसे मैं तय करूंगा।
बदले में तुम्हारी फैसिलिटी हमारी प्रोटेक्शन के अंडर रहेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं, कोई जबरन घुसपैठ नहीं। तुम्हारे पास इस फ्रीक्वेंसी पर जवाब देने के लिए 48 घंटे हैं। ट्रांसमिशन खत्म हुआ, सन्नाटा। किससे प्रोटेक्शन? केन ने पूछा। उसी से, गोरो ने कहा, और वो मजाक नहीं कर रहा था। मैंने रेडियो की तरफ देखा। 20% सप्लाईज एक 90 तोले सौदे जैसा लग रहा था। ऊपर से देखने वाजिब, पर काजुमा को 20% देने का मतलब है कि उसे पता होगा हमारे पास क्या है। इसका मतलब है रेगुलर कॉन्टैक्ट, रेगुलर इन्वेंट्री चेक और हमारे डिलीवरी पॉइंट पर उसकी मौजूदगी। इसका मतलब है कि ये सौदा कभी भी उसकी मर्जी से बदला जा सकता है, एक ऐसे शख्स के जरिए जिसके पास 100 लोग हैं और ऐसी गाड़ियां जिन्हें हम रोक नहीं सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 48 घंटे बीत गए। मैंने वो वक्त काम में बिताया। लेवल 31 का सामान आना शुरू हो गया था। स्टील फेंस पैनल्स जो लेवल 29 में चाहिए थे वो आखिरकार आए। गोरो और केन ने 2 दिन लगाकर उन्हें चेन लिंक वाले हिस्सों पर फिट किया, खासकर उस नॉर्थ ईस्ट हिस्से में जिसकी मैपिंग स्काउट ने कैमरा 4 से की थी। 49वें घंटे में रेडियो फिर से चालू हुआ। वही आवाज, वही शांति, खामोशी नोट कर ली गई है। इसका मतलब है तुम सोच रहे हो। सोचना अक्लमंदी है, पर जरा जल्दी सोचो। मैं कुछ पल रेडियो के पास खड़ा रहा, फिर टेकाशी के पास बैठ गया। क्या तुम हमारे सिग्नल को असलियत से कमज़ोर दिखा सकते हो? मैं चाहता हूं कि सुनने वाले को लगे कि हम एक छोटा सा ग्रुप है, खराब सामान, कम पावर देने के लिए कुछ खास नहीं। टेकाशी ने इस पर विचार किया। ये हार्डवेयर की समस्या है, सॉफ्टवेयर की नहीं। हमें ट्रांसमिशन पावर कम करनी होगी और आउटगोइंग सिग्नल में जानबूझकर इंटरफेरेंस डालना होगा। मुश्किल नहीं है, पर बारीकी चाहिए। वो रुका। सबसे बड़ी चुनौती इसे नेचुरल दिखाने की है। आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस पकड़ा जा सकता है अगर सुनने वाला माहिर हो। मैंने पूछा, क्या काजुमा माहिर है? उसका सेटअप प्रोफेशनल है, जो भी इसे चला रहा है उसे पता होगा। फिर भी क्या तुम ये कर सकते हो? वो थोड़ी देर और रुका। हाँ। उसे 90 मिनट लगे। उसने ट्रांसमिशन यूनिट में बदलाव किए, एक ऐसा कंपोनेंट जोड़ा जो सिग्नल को एक खास तरीके से खराब करता था, बिल्कुल वैसा जैसा पुराने सामान और कमजोर पावर सोर्स से निकलता है। संतुष्ट होने के बाद उसने 2 बार टेस्ट किया। मैंने रेडियो का की दबाया, अपनी आवाज को सपाट और थका हुआ रखा, जैसे कोई बहुत ज्यादा ठंड और थकान में हो। यहाँ 7 लोग हैं, खाना खत्म होने वाला है, शायद 1 महीना और चले। हमारे पास बांटने के लिए कुछ नहीं है, हम बस गुजारा कर रहे हैं। मैंने की छोड़ दी। 20 सेकंड की खामोशी। फिर काजुमा की आवाज आई, अंडरस्टूड, हम चेक करेंगे। ट्रांसमिशन खत्म। मैंने टेकाशी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। हम चेक करेंगे का मतलब है कि वो किसी को भेजने वाला है। ये तो खैर होने ही वाला था। कैमरा 4 वाले स्काउट ने ये पक्का कर दिया था। लेकिन अब वो जिसे भी भेजेगा वो एक ऐसे कमजोर ग्रुप की तलाश में आएगा जिसके पास महीने भर का खाना और टूटा फूटा रेडियो है। अब उसे जो दिखेगा वो उसे कुछ और ही समझाएगा। मुझे पक्का करना होगा कि उसे जो दिखे वो हमारी कहानी से मेल खाए। मैंने केन से कहा, जब अगला स्काउट आए तो बिल्डिंग में सिर्फ एक लाइट जलनी चाहिए, लकड़ी का ढेर दिखना चाहिए, पर छोटा ज्यादा सामान उनके आने से पहले बेसमेंट में शिफ्ट कर दो। पेरिमीटर पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। केन ने विरोध करना चाहा। मुझे पता है ये गलत लग रहा है, लेकिन हम अभी सीधी टक्कर के लिए तैयार नहीं हैं। हमें 2 और लेवल्स की ज़रूरत है। उसे ये बात पसंद नहीं आई, पर वो मान गया। 3 दिन बाद शिरो ने मुझे फिर से जगाया। कैमरा 2, कैमरा 4 नहीं, बल्कि 2, जो एक्सेस रोड और मेन गेट को कवर करता है। हाईवे की तरफ से एक साया पैदल चला आ रहा था। उसकी रफ्तार धीमी थी, अकेला था। मैंने 1 मिनट तक उसे गौर से देखा। वो साया गेट तक पहुंचा और रुक गया। इससे पहले कि मैं समझ पाता क्यों, उसकी पोस्चर मुझे जानी पहचानी लगी। जिस तरह से वो खड़ी थी, शरीर का भार एक तरफ और ठंड से बचने के लिए सीने पर हाथ फोल्ड किए हुए। मैंने ये पहले भी देखा था। तुम उसे जानते हो? केन ने दरवाजे से पूछा। वो भी मॉनिटर पर सब देख रहा था। हाँ। मैं खुद गेट पर गया। जब मैंने उसे खोला तो उसने ऊपर देखा। साकी। उसने कड़ाके की ठंड के हिसाब से कपड़े पहने थे। शहर और यहाँ के बीच उसने कहीं न कहीं से इनका इंतजाम कर लिया था। उसका चेहरा हवा के थपेड़ों से झुलस गया था और वो इतनी देर से पैदल चल रही थी कि उसके पैर डगमगा रहे थे। लेकिन वो खड़ी रही और उसकी आंखों में एक साफ चमक थी। जब उसने मुझे देखा तो 2 सेकंड के भीतर उसके चेहरे पर 3 अलग अलग भाव आए। पहले राहत, फिर पछतावा जैसा कुछ, और फिर कुछ ऐसा जिसे पढ़ना मुश्किल था। हारुतो। उसने मेरे चेहरे को देखा और उसकी राहत गायब हो गई। तुम्हें पता था, इसीलिए तुमने जवाब देना बंद कर दिया। ये कोई सवाल नहीं था। मैंने बस इतना कहा, अंदर आओ। वही शर्तें हैं जो बाकी सबके लिए हैं। काम करोगी तो यहाँ रहोगी, काम बंद तो तुम्हें जाना होगा। उसने मेरे चेहरे में कुछ तलाशने की कोशिश की, शायद गुस्सा या फिर माफी का वो नाटक जिसकी उसने रास्ते भर रिहर्सल की होगी। उसे दोनों में से कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसने कहा। मैं पीछे हटा और उसे अंदर आने दिया। जब हम अंदर आए तो शिरो कॉरिडोर में खड़ा था। उसने साकी की तरफ देखा पर उसकी ओर बढ़ा नहीं। वो गुर्राया नहीं, बस देखता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उन चीज़ों को देखता है जिनके बारे में उसने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है।
साकी ने उसे देखा और उसने भी साकी को। कुछ पल बाद वो मुड़ा और फार्म सेक्शन की तरफ चला गया। शिरो अक्सर वहीं जाता है जब वो किसी चीज को परखने के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। उस शाम मैंने साकी को सिस्टम में रजिस्टर कर दिया, 7th फुल रेजिडेंट। मैंने रजिस्ट्रेशन का समय और तारीख वैसे ही नोट की जैसे मैं हर चीज करता हूँ। बाद में बॉयलर के पास कॉरिडोर में नाना मुझे मिली। उससे बचकर रहना, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, कोई चुनौती नहीं। मुझे पता है। उसने एक बार सर हिलाया और वापस ग्रीन हाउस की तरफ चली गई। उसने विस्तार से कुछ नहीं कहा और ज़रूरत भी नहीं थी। नाना चीज़ों को वैसे ही भांप लेती है जैसे तकाशी वाइन को समझता है, और गोरो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को जल्दी, खामोशी से और सटीकता से। उसने पहले ही घंटे में साकी के बारे में कुछ ताड़ लिया था और वो बस मुझे आगाह कर रही थी। मुझे ये बात पहले से पता थी, पर उसका कहना काम आया। बाहर तापमान -63 था और गिरता जा रहा था। शहर खाली है, एक्सेस रोड खाली है, रेडियो 3 दिनों से शांत है, जब से काजमा ने कहा था कि हम चेक करेंगे। कोई न कोई चेक करने ज़रूर आ रहा है, कब ये हमें नहीं पता। अंदर लेवल 30 की तैयारी चल रही है, 7 रेजिडेंट्स और शिरो। उत्तर पूर्वी हिस्से के फेंस पैनल्स अब मजबूत हैं। लकड़ियों का स्टॉक बेसमेंट में है, जो बाहर से नजर नहीं आता। रात में पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक लाइट जलती है। हम कुछ वक्त के लिए बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं जैसा काजमा उम्मीद कर रहा होगा। इतना काफ़ी है। लेवल 31 के साथ रीइंफोर्स्ड वॉल पैनल्स और स्टील फेंस सेक्शंस की पहली खेप आ गई। जब वो सामान पहुंचा, गोरो मेरे पास ही खड़ा था। उसने भारी भरकम सॉलिड स्टील के उन स्टैक्स को देखा जो पोस्ट माउंटिंग के लिए पहले से ही प्री ड्रिल्ड थे। हर सेक्शन 2 मीटर ऊंचा था। उसने पास वाला पैनल उठाया, उसके कोनों की फिनिश चेक की और उसे वापस रख दिया। बस इतना ही काफ़ी है, आखिरकार उसने कहा। वो मन ही मन पहले से ही हिसाब लगा रहा था कि पोस्ट के बीच कितनी जगह छोड़नी है। फेंस का काम सिर्फ बाहर ही हो सकता था, जिसका मतलब था कि ये तभी मुमकिन है जब तापमान बर्दाश्त के काबिल हो, और -63 डिग्री में इसका मतलब है कि बिना फुल थर्मल कवरेज के कोई बाहर नहीं जाएगा। लेवल 33 पर सिस्टम ने 2 थर्मल वर्कसूट्स दिए, इंसुलेटेड फुल बॉडी कंस्ट्रक्शन गियर, जिसमें सील्ड ग्लव्स और फेस प्रोटेक्शन भी शामिल थे। केन और तकाशी ने बिना किसी बहस के उन्हें ले लिया। वही 2 लोग थे जो मुश्किल हालात में सबसे तेजी से काम कर सकते थे, और वो सूट्स भी इत्तेफाक से उन्हीं के नाप के थे। वे 90 MINUT की शिफ्ट्स में काम करते थे। एक बाहर पैनल्स लगाता तो दूसरा अंदर खुद को गर्म करता और कैमरा फीड से काम पर नजर रखता। गोरो खिड़की के पास लगे उस इंटरकॉम से निर्देश देता था जिसे तकाशी ने कबाड़ के टुकड़ों से बनाया था। एक सीधा सा सिस्टम, अंदर एक माइक्रोफोन और बाहर छज्जे के नीचे लगा एक स्पीकर, ताकि गोरो को सूट पहने बिना ही बाहर अलाइनमेंट ठीक करने में आसानी हो। कई दिनों की मेहनत के बाद एक एक करके फेंस तैयार होने लगी। मैं कैमरा फीड्स पर तरक्की देख रहा था। वो पुरानी जाली वाली बाड़ अब स्टील पैनल्स में बदल रही थी। हमारा इलाका अब किसी किले जैसा दिखने लगा था। पहले उत्तर पूर्वी हिस्सा तैयार हुआ जहां दुश्मन टोह ले रहा था, फिर पेड़ों की तरफ वाली पूर्वी सीमा, और उसके बाद उत्तर और दक्षिण। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता, शिरो अंदर से उस पर नजर रखता। मैंने गौर किया कि उसका ध्यान हर जगह बराबर नहीं होता। वो कुछ खास जगहों पर ज्यादा वक्त बिताता, बार बार वहीं लौट कर आता जहां कुछ भी नहीं था। जब दूसरी बार उसने ऐसा किया तो मैंने उन जगहों को नक्शे पर मार्क कर लिया। बाद में जब मैंने गौर किया तो समझ आया कि वो हर जगह या तो ढलान थी, या कोई कोना, या फिर वो हिस्सा जहां से साफ दिखाई नहीं देता था। वो बस यूं ही चक्कर नहीं काट रहा था, वो कमजोर कड़ियों को चेक कर रहा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर मैंने उसकी गश्त को एक एक्स्ट्रा सेंसर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेवल 36 पर हमें डिफेंस टावर्स मिले, 4 यूनिट्स, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, जिन्हें फेंस के चारों कोनों पर लगाया जा सकता था। इनमें इंटीग्रेटेड रोटरी वेपन सिस्टम, नाइट विजन टारगेटिंग और रिमोट ऑपरेशन की सुविधा थी। सिस्टम के नोट्स में इसे लेवल 36 पैकेज का सबसे खास हिस्सा बताया गया था। मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी। डिफेंस टावर सिस्टम पावर रिक्वायरमेंट्स: ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए कम से कम 15 किलोवाट की लगातार बिजली की जरूरत थी। इससे कम होने पर टावर्स शुरू ही नहीं होंगे। अभी हमारे जनरेटर का आउटपुट सिर्फ 8 किलोवाट था। नोट में साफ लिखा था, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। सिस्टम कोई ईंधन या पावर इक्विपमेंट नहीं देगा। 8 किलोवाट, हमें 15 चाहिए थे। तबाही से पहले मैंने पुराना डीजल जनरेटर खरीदा था, जिसे गोरो ने ठीक करके काम चलाने लायक बताया था। वो अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा था। लाइट्स, बॉयलर, वेंटिलेशन, कैमरा फीड्स और तकाशी के रेडियो, सब उसी के भरोसे थे। टावर्स को चलाने के लिए रत्ती भर भी बिजली नहीं बची थी। वो डिब्बों में बंद पड़े रहने वाले थे जब तक कि मैं बिजली की इस समस्या का हल निकाल लूं, और सिस्टम इस मामले में मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने उन सब बातों को याद किया जो लोगों ने यहाँ आने के बाद मुझे बताई थी। हयाशी, जब वो और ही पहली बार आए थे, उन्होंने अपने रास्ते के बारे में बताया था। उसने उत्तर पूर्व में करीब 4 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ी फैक्ट्री का जिक्र किया था, जहां काफी सामान छूट गया था
क्योंकि भागने वालों के पास वक्त नहीं था। उसने खास तौर पर एक टूटी खिड़की से एक बड़ा जनरेटर देखने की बात कही थी। मैंने वर्कशॉप में हयाशी को ढूंढा। वो फैक्ट्री जिसका तुमने जिक्र किया था, वो जनरेटर किस साइज का था? उसने कुछ सोचा। इंडस्ट्रियल था। उसका ढांचा पीला था। वो एक कमर्शियल रेंटल यूनिट था जो इतना बड़ा था कि हयाशी खिड़की से उसकी छत तक नहीं देख पाया। उस साइज के कमर्शियल यूनिट्स 30 से 50 किलोवाट्स तक की पावर देते हैं। अगर वो थोड़ा खराब भी हो तब भी 15 किलोवाट तो मिल ही जाएगा। मैंने केन और तकाशी को बुलाया। वो वैन और ट्रेलर लेकर निकले और 3 घंटे में वापस आ गए। वो जनरेटर इतना बड़ा था कि उसे वेयरहाउस के अंदर ले जाने के लिए दरवाजे का फ्रेम तक हटाना पड़ा। गोरो ने यह काम ऐसे चेहरे के साथ किया जैसे उसका अपमान हुआ हो, पर वो मजबूरी समझता था। वो 40 किलोवाट का इंडस्ट्रियल डीजल यूनिट था जिसमें 200 लीटर का फ्यूल टैंक लगा था। हफ्तों से कड़ाके की ठंड में पड़े होने की वजह से उसे स्टार्ट करने में काफ़ी मशक्कत हुई। तकाशी ने 1 घंटा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पर लगाया और गोरो ने कुछ पुर्जे बदले। तब जाकर वो ठीक से चला। जब वो स्थिर हुआ तो पावर डिस्प्ले पर 38 किलोवाट शो हो रहा था। गोरो ने पहले उसे देखा, फिर केन और तकाशी को, और आखिर में मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हें कैसे पता था कि कहाँ ढूंढना है? उसने पूछा। हयाशी ने आते ही बताया था। मैंने उसे फाइल कर लिया था। तुम हर चीज़ फाइल कर लेते हो। हर वो चीज़ जो बाद में काम आ सके अक्सर काम आती है। उसने इस पर बहस करना ठीक नहीं समझा और टावर लगाने के काम में जुट गया। 2 दिनों में टास्क तैयार हो गए। केन ने खुद से अपनी निगरानी में लगवाया। लेवल 29 से ही वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो उसी जुनून के साथ काम कर रहा था जैसे कोई इंसान उस काम के लिए बना हो जिसे वो सालों से करना चाहता था। बाड़ के चारों कोनों पर वो 4 यूनिट्स खड़ी हो गई जो टेस्टिंग के दौरान बड़ी आसानी से घूम रही थी। उनका टारगेटिंग सिस्टम थर्मल सिग्नेचर्स को इतनी साफ तरह से पकड़ रहा था कि पुराने कैमरा फीड्स उनके सामने फीके लगने लगे। जब चारों टावर्स ऑनलाइन आ गए तो केन उस कंट्रोल कंसोल पर बैठ गया जिसे तकाशी ने मेन मॉनिटरिंग रूम में सेट किया था। 4 स्क्रीन्स, हर टावर के लिए एक सेंट्रल ओवरराइड और मैनुअल टारगेटिंग के साथ ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम का ऑप्शन। वो वहां एक पल के लिए खामोश बैठा रहा। जब से वो आया था ये पहली बार था जब वो चुप था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें बिना कहे समझी जाती हैं। इन्हें स्टैंड बाय पे रखो, मैंने उससे कहा। अभी एक्टिव ऑटोनोमस मोड की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि फायर करने से पहले मैनुअल ऑथराइजेशन ली जाए। इससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, उसने टोका। मुझे पता है, पर हम अभी किसी ऐसी संस्था को जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं जो अब भी आधिकारिक तौर पर निगरानी कर रही हो। और मैं नहीं चाहता कि रात के 3 बजे कोई हिरन गलती से टावर ट्रिगर कर दे। उसने थोड़े नाखुश चेहरे के साथ ही बात मान ली। उसे लग रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरत रहा हूँ। लेवल 37 से 40 के बीच हमने बाकी कमियां पूरी की। रीइंफोर्स्ड गेट मैकेनिज्म, एक सेकेंडरी इंटीरियर बैरियर और बाड़ और बिल्डिंग के बीच एक। मुझे पता है कि हम अभी किसी को भी ऑटोमेटिक हथियारों की फायरिंग के बारे में समझाने के लिए तैयार नहीं है, खासकर उन्हें जो अब भी आधिकारिक तौर पे हमारी बातें सुन रहे होंगे। और मैं नहीं चाहता कि सुबह के 3 बजे कोई हिरन किसी टावर को ट्रिगर कर दे। वो इस बात को हल्के से गुस्से के साथ स्वीकार करता है, जैसे उसे लग रहा हो कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरत रहा हूँ, लेकिन वो अभी इसे साबित नहीं कर सकता। लेवल 37 से 40 के बीच बाकी कमियां भी पूरी हो जाती हैं। मजबूत गेट मैकेनिज्म, अंदरूनी सुरक्षा घेरा, बाहरी बाड़ और बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के बीच एक दूसरा चेक पॉइंट, एक डेड जोन जिसे पार करना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी होगा जो बाहरी बाड़ को लांघकर दरवाजों तक पहुंचना चाहता है। और बाड़ के अंदरूनी हिस्से में मोशन सेंसर्स। तेकाशी सब कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन से जोड़ देता है, जिससे मुख्य कमरा किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस और मिलिट्री ऑपरेशंस पोस्ट के बीच का कुछ लगने लगता है। इस दौरान 3 और लोग आते हैं। 50 की उम्र का एक जोड़ा जिनका नाम ओजावा और उनकी पत्नी है, और एक युवा लड़का जिसका नाम डुक है जो अकेला आता है और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ से आया है। तीनों स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं। तीनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हथियारों का बंटवारा उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अब शिरो के साथ यहाँ 10 रेजिडेंट्स हैं। जांच परख करने वाली टीम रात में आती है जब तापमान -71 डिग्री होता है। शिरो सबसे पहले जागता है। वो कम फ्रीक्वेंसी वाली कोई आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक असली भौंकने की आवाज़ थी, छोटी और तीखी, जो सोने की जगह से आई थी जहां वो मेरे दरवाजे के पास आराम कर रहा था। जब तक मैं मॉनिटर रूम पहुंचता हूं, तेकाशी वहां पहले से मौजूद है और कैमरा 7 की ओर इशारा कर रहा है। बाहरी बाड़ के उत्तर पूर्वी कोने पर 6 लोग दिख रहे हैं। ये वही हिस्सा है जो 2 हफ्ते पहले तक चेन लिंक फेंस था। अब वहाँ मजबूत स्टील का पैनल है। उन्हें पता है कि यह हिस्सा पहले कमज़ोर था। उन्हें यह नहीं पता कि अब ऐसा नहीं है। उनमें से 4 लोग बाड़ के जोड़ पर काम कर रहे हैं। वो पैनल के उस गैप को ढूंढ रहे हैं जो पहले वहां हुआ करता था। 2 लोग पीछे खड़े होकर टावरों पर नजर रख रहे हैं। कैन मेरे पीछे है। उसका हाथ पहले से कंसोल पर है। नहीं, मैं इंटरकॉम पैनल के एक्सटर्नल स्पीकर सिस्टम की ओर बढ़ता हूँ।
जिसे टेकाशी ने ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए बाड़ पर लगाया था। अभी नहीं। मैं बाहरी स्पीकर का बटन दबाता हूँ। तुम कैमरों की कवरेज में हो। मेरी आवाज़ बाड़ के स्पीकर से ठंडी और साफ निकलती है। हमारे पास 2 जगहों से तुम पर राइफल्स तनी हुई हैं। जिस रास्ते आए थे वहीं से वापस चले जाओ। 6 में से 4 लोग तुरंत रुक जाते हैं। पीछे खड़े 2 लोग एक कदम पीछे हटते हैं। बाड़ के पास खड़े 2 लोग काम जारी रखते हैं। या तो उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है या उन्हें किसी ने कहा है कि यह सिर्फ डराने की कोशिश है। मैं 10 की ओर देखता हूँ। वो पहले से ही टावर के मैनुअल कंट्रोल पर है। टावर 2, उत्तर पूर्वी कवरेज। मैं सिर हिलाता हूँ। गोलियों की बौछार बाढ़ से 2 मीटर आगे जमीन पर लगती है। बर्फ और जमी हुई मिट्टी उड़ती है। -71 डिग्री की हवा में आवाज बहुत तीखी और साफ सुनाई देती है। सभी 6 लोग मुड़ते हैं और भाग जाते हैं। हम कैमरों पर उन्हें तब तक देखते हैं जब तक वो फीड रेंज से बाहर होकर हाईवे की ओर नहीं चले जाते। गोरो मॉनिटर रूम के दरवाजे पर खड़ा है। वो कुछ पल के लिए खाली कैमरा फ्रेम को देखता है। तुम्हारे पास उन 6 को मारने का साफ मौका था। वो कहता है, हाँ, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि कजुमा ने 6 लोगों को यह सोचकर भेजा था कि उन्हें एक कमजोर बाड़ और डरा हुआ गुप्त मिलेगा। अब ये 6 लोग वापस जाकर रिपोर्ट देंगे कि बाड़ मजबूत है, वहाँ कैमरे हैं, हथियार हैं और अंदर जो कोई भी है। उसने तेजी से जवाब दिया और बिना घबराए हालात को काबू किया। मैं स्पीकर सिस्टम बंद कर देता हूँ। वो रिपोर्ट कजुमा के कैलकुलेशन को बदल देगी। वो एक छोटे ऑपरेशन की योजना बना रहा था। अब उसे कुछ बड़े की योजना बनानी होगी। इसमें वक्त लगता है और वक्त ही वो चीज़ है जिसे हम अभी भी जुटा रहे हैं। गोरो कुछ देर शांत रहता है और अगर उसने तय किया कि बड़ा हमला करना सही रहेगा तो जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक हम और भी बहुत कुछ बना चुके होंगे। वो धीरे से सिर हिलाता है और वापस सोने चला जाता है। इसलिए नहीं कि वो संतुष्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि तर्क सही है और वो तर्क को स्वीकार करने जितना व्यवहारिक है, भले ही उसे वो काफ़ी न लग रहा हो। लेवल 41 से 50 के बीच एक ऐसा बदलाव आता है जिसे गोरो के बताने से पहले ही मैंने नोटिस कर लिया था। सिस्टम अब कच्चा माल देने के बजाय बने बनाए कंपोनेंट्स भेजने लगता है। दीवारों के हिस्से जो पहले से जुड़े हुए आते हैं, फर्श के मॉड्यूल्स जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और जिन्हें शुरुआत से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उपकरणों के कैबिनेट जिन्हें लगाने में 1 दिन के बजाय सिर्फ 1 घंटा लगता है। हर लेवल पर मेहनत की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। जिस काम में पहले 3 दिन लगते थे अब वो 1 दिन में हो जाता है। गोरो लेवल 44 की एक डिलीवरी के बीच में खड़ा है और एक बने बनाए रूम मॉड्यूल को देख रहा है जो 4 टुकड़ों में आया है और करीब 90 मिनट की असेंबली के बाद एक पूरी तरह से इंसुलेटेड स्टोरेज रूम बन जाएगा। ये आसान है, वो कहता है। हाँ, लेकिन तुम्हें अब भी यह पता होना चाहिए कि यह कहाँ जाएगा और जो पहले से वहाँ है उससे कैसे जुड़ेगा। क्या इसका क्रम सही है? ये अभी भी तुम्हारा काम है। वो सिर हिलाता है। ठीक है। वो पहले मॉड्यूल सेक्शन को आता है। मुझे डर था कि मैं कहीं सजावट का सामान ना बन जाऊं। लेवल 50 तक ये बिल्डिंग उस पुराने कबाड़ गोदाम जैसी बिल्कुल नहीं लगती जिसे मैंने कम कीमत और थोड़ी सी उम्मीद के साथ खरीदा था। 2 फ्लोर पूरी तरह से बटे हुए और इंसुलेटेड हैं। बेसमेंट बॉयलर रूम और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम कर रहा है। ग्रीन हाउस और फार्म समय के अनुसार पैदावार दे रहे हैं। 4 एक्टिव डिफेंस टावरों के साथ पूरी बाड़ तैयार है। हर रास्ते पर कैमरों की नज़र है। एक मॉनिटरिंग स्टेशन जो 24 घंटे चलता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन जो बाहर -75 डिग्री होने के बावजूद अंदर साफ हवा बनाए रखता है। एक शाम मैं बाड़ के अंदर के घेरे में टहलता हूँ। शिरो मेरे साथ चक्कर लगा रहा है और मैं वही गिनती करता हूँ जो मैंने लेवल 5 पर शुरू की थी। 10 लोग। मौजूदा खपत के हिसाब से 2 महीने का खाना और ग्रीन हाउस के उत्पादन से यह अनुमान हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। बेसमेंट में 2 महीने के लिए जलाने की लकड़ी। लेवल 60 तक के लिए इंडस्ट्रियल जनरेटर का डीजल। 4 डिफेंस टावर। मैनुअल ऑथराइजेशन। ट्रेन्ड ऑपरेटर। 12 कैमरे। सभी हथियार रजिस्टर्ड। शिरो उत्तर पूर्वी कोने पर रुकता है। वो जगह जिसे वो हमेशा चेक करता है जहां बाड़ का पैनल जुड़ता है। वो खंबे के निचले हिस्से को सूंघता है और किसी ऐसी चीज की पुष्टि करता है जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़ जाता है। मुझे पता है, मैं उससे कहता हूँ वो वापस आएंगे। वो इससे असहमत नहीं है। रिसोर्सेज लेवल 50। 10 रेजिडेंट्स और शिरो। पूरी बाड़ का काम पूरा। 4 डिफेंस टावर एक्टिव। मैनुअल मोड। इंडस्ट्रियल जनरेटर 38 किलोवाट आउटपुट। बॉयलर फ्यूल 2 महीने। खाने की सप्लाई 2 महीने और बढ़ रही है। लेवल 41 के बाद से प्री फैब्रिकेटेड असेंबली फेज एक्टिव। कजुमा के 6 लोगों का हमला नाकाम। बड़े हमले की उम्मीद। लेवल 50 के 3 हफ्ते बाद। शेल्टर अपनी लय में चल रहा है। नाना हर 4 दिन में हर रेजिडेंट का मेडिकल चेकअप करती है। ब्लड प्रेशर, तापमान, शरीर में पानी की मात्रा और बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पैरों में फ्रॉस्ट बाइट के शुरुआती संकेत देखती है। वो एक हल्के शेड्यूल पे ग्रीन हाउस चलाती है। दूसरे हफ्ते के बाद उसने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया और निर्देशों की मूल शीट को अनदेखा कर दिया क्योंकि पौधे उसे उस कागज से ज्यादा जानकारी दे रहे थे। जिन पौधों को वो ट्रे में पाल रही है
वो अगले 10 दिनों में पैदावार देने लगेंगे। गोरो दिन में 2 बार बॉयलर चेक करता है, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक उसी तरह जैसे किसी जहाज का इंजीनियर इंजन रूम चेक करता है। इसलिए नहीं कि उसे किसी समस्या की उम्मीद है, बल्कि इसलिए क्योंकि चेकअप की अहमियत उसकी निरंतरता से होती है। वो अपनी जैकेट की जेब में रखी एक छोटी नोटबुक में लॉग रखता है, तापमान की रीडिंग, दबाव, ईंधन की खपत, ऐसे नंबर जिनका अकेले कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब कुछ बता देते हैं। केन 12 घंटे के ब्लॉक में मॉनिटरिंग स्टेशन चलाता है और आधी रात को टेकाशी को जिम्मेदारी सौंपता है। उसने टावरों के लिए एक रोटेशन पैटर्न विकसित किया है जो न तो रैंडम है और ना ही फिक्स, बल्कि उसके बीच का कुछ है जिसे उसने बाहर से देखने वालों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल बनाने के हिसाब से कैलकुलेट किया है। जब तक पूछा ना जाए वो अपना कारण नहीं बताता। मैंने एक बार पूछा था और उसने मुझे कैलकुलेशन दिखाया। वो बिल्कुल सही था। तेकाशी किसी भी और व्यक्ति से कम सोता है, जिससे ना चिंतित रहती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैमरों की मॉनिटरिंग के साथ साथ रेडियो इंटरसेप्ट इक्विपमेंट भी चलाता है, कजुमा की फ्रीक्वेंसी पर सुनी गई हर चीज का लॉग रखता है और सेक्टर रेफरेंस और इंटरसेप्ट किए गए मैसेजेस के आधार पर लुटेरों के ग्रिड सिस्टम का मैप बनाना शुरू कर दिया है। मैप अब काफी डिटेल में है। साकी किचन संभालती है। उसने 2 दिनों के भीतर इन्वेंट्री सिस्टम सीख लिया। वो ऐसे रोटेशन पर खाना बनाती है जिससे डाइट में वैरायटी बनी रहे और कुछ भी बर्बाद ना हो। वो इतनी शांत और कुशल है जैसे कोई ग्लैंड समझ सकता है, या फिर काम पर फोकस। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि वो क्या है। शेल्टर काम कर रहा है। 11 लोग, एक कुत्ता, बाहर -78 डिग्री, और अंदर सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि हर कोई अपना हिस्सा निभा रहा है। मैंने इसे इसी के लिए बनाया था। एकाशी मंगलवार की सुबह मुझे ढूंढते हुए आता है। वो तुरंत कुछ नहीं कहता। वो मॉनिटरिंग वर्कबेंच पर बैठता है, एक सेकेंडरी डिस्प्ले निकालता है जो मैंने पहले नहीं देखा था, और उसे मेरी तरफ घुमा देता है। वो दिन में 2 बार मैसेज भेज रही है, वो कहता है। एक बार दोपहर के आसपास, एक बार रात के करीब 2 बजे। छोटे सिग्नल, कम पावर। सिग्नल इतना कमजोर है कि मेरी पकड़ में आते आते रह गया। इसे फ्रीक्वेंसी बैंड पर इक्विपमेंट के शोर जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं डिस्प्ले को देखता हूँ। सिग्नल के निशान, टाइम स्टैम्प, अवधि, नियमित, लगातार और जानबूझकर किए गए। तुम्हें कब से पता है? 4 दिन से। मैं तुम्हारे पास आने से पहले पक्का होना चाहता था। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? आंशिक रूप से। ये एक साधारण कोड है, ज्यादा पेचीदा नहीं है, बस एक जैसा है। मैंने करीब 60% डिकोड कर लिया है। वो डिकोड किया हुआ हिस्सा सामने लाता है। इस बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स, ग्राउंड लेवल का फ्लोर प्लान एकदम सही नहीं। उसने कुछ कमरों की जगह गलत बताई है, लेकिन काफी करीब है। जनरेटर की लोकेशन, कैम की शिफ्ट की टाइमिंग, मैं डिकोड किए गए टुकड़ों को पढ़ता हूँ। कोऑर्डिनेट्स 20 मीटर के दायरे में एकदम सही है। फ्लोर प्लान में किचन सही जगह पर है। स्टोरेज रूम, मॉनिटरिंग स्टेशन, जनरेटर अपनी पुरानी जगह पर दिखाया गया है, वो जगह जहां वो पिछले हफ्ते मेरे द्वारा लेवल 47 के रिकॉन्फ़िगरेशन के तहत हटाए जाने से पहले था। रियो, मैं कहता हूँ, ये सबसे ताज़ा डिकोड किए गए मैसेज के नीचे लिखा है। रियो तैयार है, सिग्नल का इंतजार कर रहा है। मैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान कजुमा की फ्रीक्वेंसी से मिले इंटरसेप्ट लॉग में इस नाम की जांच करता हूँ। तेकाशी कहता है कि वो एक और विंडो खोलता है। रियो पिछले 2 हफ्तों में उमेदा स्टेशन से हुए 3 अलग अलग ट्रांसमिशन में दिखाई देता है, हमेशा बाहरी ऑपरेशंस के संदर्भ में। वो अंदर से कुछ नहीं चला रहा है, वो फील्ड में मौजूद संपत्तियों के बीच तालमेल बिठाता है। एक्सटर्नल एजेंट। साकी अंदर उसकी जासूस है। मैं एक पल के लिए इसके साथ बैठता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हैरान हूँ। नाना ने मुझे सावधान रहने को कहा था और वो सही थी। और शिरो भी रात में साकी के हिलते ही जाग जाता था, जिसे मैंने 1 हफ्ते पहले नोटिस किया था और बिना कुछ किए फाइल कर दिया था। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो फैसला लिया जाएगा वो बहुत मायने रखता है और मैं उसे सही तरह से लेना चाहता हूँ। उसे अभी बाहर निकाल देना एक आसान विकल्प है, सरल, तत्काल, और लीक बंद हो जाता है। लेकिन रायू सिग्नल का इंतजार कर रहा है। अगर साकी मैसेजेस भेजना बंद कर देती है तो रायू रिपोर्ट देगा कि ये रास्ता बंद हो चुका है और काजुमा अपना तरीका बदल देगा, बिना हमें यह पता चले कि वो तरीका क्या होने वाला था। हम जानकारी खो देंगे और बदले में हमें सिर्फ एक ऐसे इंसान से छुटकारा मिलेगा जो पहले से ही बेनकाब हो चुका है। दूसरा विकल्प ज्यादा मेहनत वाला है। डिनर के बाद मैं गोरो और नाना को वर्कशॉप वाले हिस्से में बुलाता हूँ। जब साकी किचन में खाने के बाद की इन्वेंट्री गिनती कर रही होती है, जो वो हर शाम करती है, मैं उन्हें दिखाता हूँ कि टेकाशी को क्या मिला। गोरो बिना किसी भाव के डिकोड किए गए हिस्से पढ़ता है। नाना उन्हें पढ़ती है और उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव होता है जो फिर उसी स्थिरता में बदल जाता है जिसका इस्तेमाल वो कोई क्लिनिकल फैसला लेते समय करती है। तो मुझे बाहर नहीं निकालने वाले, गोरो कहता है। ये कोई सवाल नहीं है। नहीं। तो फिर क्या? वो जनरेटर की लोकेशन मैप कर रही है। असली लोकेशन लेवल 47 पर बदल गई थी। उसे इस बात का पता नहीं है। उसके पास कैम की शिफ्ट की टाइमिंग वही है जो 2 हफ्ते पहले थी। मैं कल से रोटेशन बदलने वाला हूँ। जो फ्लोर प्लान उसने भेजा है उसमें 3 कमरे गलत जगह पर हैं।
मैं साकी द्वारा भेजे गए मैप के बगल में तेकाशी का मैप रखता हूँ। मैं ये पक्का करूंगा कि अब से वो जो कुछ भी देखे वो उसी से मेल खाए जो उसने पहले ही भेज दिया है। उसके हिसाब से जनरेटर पुरानी जगह पर ही है। उसके हिसाब से कैन की शिफ्ट आधी रात को खत्म होती है। उसके हिसाब से उत्तर पूर्वी अंदरूनी गलियारा शस्त्रागार आर्मी से जुड़ता है। वो नहीं जुड़ता। नाना कहती है वो तो सेकेंडरी स्टोरेज से जुड़ता है। लेकिन अगर कोई उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार से ये सोचकर आता है कि वो शस्त्रागार पहुंचेगा और उसे वहां सिर्फ स्टोरेज के बक्से मिलते हैं, तो वो गलत कमरे में अपनी दिशा समझने के लिए 30 सेकंड खो देगा। मैं उन दोनों की ओर देखता हूँ। 30 सेकंड बहुत मायने रखते हैं। गोरो कुछ पल के लिए शांत रहता है। तुम उसे एक ऐसा मैप दे रहे हो जिसमें रास्ते गलत हैं। मैं उसे वही मैप दे रहा हूँ जो उसके पास पहले से है, बस कुछ सुधारों के साथ जो इत्तेफाक से गलत हैं। उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो वही देखेगी जो वो देखना चाहती है। वो इस बारे में वैसे ही सोचता है जैसे वो ढांचागत समस्याओं के बारे में सोचता है, भार सहने वाले बिंदुओं की जांच करना और ये देखना कि वो कहाँ फेल हो सकता है। अगर उसे पता चल गया कि वो पकड़ी गई है, आखिर में उसने कहा। नाना ने बात पूरी की। वो घबरा जाएगी और वक्त से पहले सिग्नल भेज देगी। उसे पता नहीं चलेगा, मैं कहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मैं उसके रूटीन में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, न इस बात में कि कोई उससे कैसे पेश आता है। बाहर से कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ वही चीज़ें बदली हैं जिन्हें वो सीधे देख नहीं सकती। जनरेटर लोकेशन, शिफ्ट रोटेशन और कॉरिडोर कनेक्शन। वो वही भेजेगी जो उसे दिखेगा और उसे वही दिखेगा जो मैं चाहता हूँ कि रयू यकीन करे। नाना ने पल भर के लिए मेरी तरफ देखा। तुम उसके यहाँ आने के वक्त से ही इसके बारे में सोच रहे थे। मैंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। किचन इन्वेंट्री जो हर शाम करती है, वो खाने के स्टॉक की गिनती कर रही है और अंदाजे से उसकी मात्रा भेज रही है। कल से बेसमेंट के बैकअप सप्लाई को इन्वेंट्री सिस्टम में एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मेन फ्लोर पर वो जो गिनती है वो टोटल स्टॉक का सिर्फ 40% है। रियू को लगेगा कि हमारे पास सामान खत्म हो रहा है। गोरो ने धीरे से हिलाया, वैसा ही इशारा जैसा वो तब करता है जब उसे यकीन हो जाए कि कोई ढांचा मजबूत है। हम बाकी लोगों का क्या? नाना ने पूछा। उन लोगों के बारे में जिन्हें सच पता होने की जरूरत नहीं है। वो सामान्य बर्ताव करते हैं क्योंकि वो सच में सामान्य है। अगर हमारे तीनों के अलावा सबको पता होता तो कोई न कोई उसे देखने के तरीके में या बातचीत में छोटा बदलाव कर देता। वो तार जाती, वो लापरवाह नहीं है। नाना ने ये बात मान ली। उसे पूरी तरह पसंद नहीं आया, पर उसे लॉजिक समझ आ गया। वो ग्रीन हाउस चली गई। गोरो बॉयलर लॉग चेक करने गया। मैं वर्कशॉप में रुका और तिकाशिस में देखा। असली नक्शे के ऊपर वो वाला वर्जन जो साकी भेज रही थी। रियू एक ऐसे गैप से अंदर आने की कोशिश करेगा जो अब वहां है ही नहीं। वो उस आर्मरी की तरफ मुड़ेगा जो अपनी जगह पर नहीं है, और उसे जनरेटर उस जगह मिलेगा जो 2 हफ्तों से सही नहीं है। वो इसलिए आएगा क्योंकि उसे बताया गया है कि वक्त सही है और एंट्री पॉइंट कमज़ोर है। वो उसी शेल्टर की उम्मीद में आएगा जिसका जिक्र साकी ने अपने पहले हफ्ते में किया था। उसे पूरी तरह से एक अलग ही इमारत मिलेगी। उस रात शिरो मेरे कमरे के बाहर नहीं सोया। वो किचन के पास कॉरिडोर में अपने पंजों पर सिर रखकर साकी के कमरे की तरफ मुंह करके लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं। मॉनिटरिंग चेक से लौटते वक्त मैं उसके ऊपर से गुजरा। थोड़ा झुककर उसे देखा। उसने बिना सिर हिलाए मेरी तरफ देखा। मुझे पता है, मैंने धीरे से कहा। हम इंतजार करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहां से हिला नहीं। सिग्नल रात 11:47 निकला। टेकाशी ने मुझे रियल टाइम में ट्रांसमिशन लॉग दिखाया। साकी की फ्रीक्वेंसी पर एक छोटा सा मैसेज था, वही कोड जो वो 3 हफ्तों से तमिल कर रही थी। उसने 1 मिनट से भी कम समय में उसे डिकोड कर दिया। मैसेज छोटा था। आज रात 2 बजे ईस्ट कैप जनरेटर राइट विंग में है। 10:02:00 पर अपनी पोस्ट छोड़ देगा। यह सब झूठ था। ईस्ट गैप को लेवल 35 पर ही सील कर दिया गया था। जनरेटर लेवल 47 के बाद से राइट विंग में था ही नहीं। कैन की शिफ्ट 2 बजे खत्म नहीं होती, वो आधी रात को खत्म होती है और दाएस उसकी जगह लेता है, जो साकी ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि शिफ्ट का बदलाव मॉनिटरिंग रूम में होता है और उसके वहां होने की कोई वजह नहीं थी। मैंने मैसेज पढ़ा और टैबलेट नीचे रख दिया। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग होंगे? तिकाशी ने पूछा। इतने की एक ऐसी बिल्डिंग पर कब्जा कर सकें जिसे वो कम सुरक्षित समझ रहे हैं। 8, शायद 10। उसने सिर हिलाया और कैमरा फीड सेट करने लगा। उसने कैमरा 8 को मेन डिस्प्ले पर लगाया जो नॉर्थ ईस्ट का बाहरी हिस्सा था। फेंस का वो हिस्सा जहां पहले गैप हुआ करता था, जहां बाहरी फेंस और दूसरी दीवार के बीच एक 12 मीटर लंबा संकरा गलियारा था जो एक बंद दीवार पर जाकर खत्म होता था। 12 मीटर की बंद जगह, एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट जो हमारे कंट्रोल में था। मैं पूरी बिल्डिंग में गया और उन लोगों को जगाया जिन्हें जागना जरूरी था। गोरो, कैन, नाना। मैंने उन्हें 4 वाक्यों में बताया कि क्या हो रहा है। गोर बॉयलर रूम में गया और वहीं रुका रहा। आज रात उसका काम बिल्डिंग के सिस्टम को चालू रखना था, चाहे बाहर कुछ भी हो। नाना ने मेन कॉरिडोर में मेडिकल किट तैयार की। कैन ने मैनुअल टावर कंट्रोल संभाले और टावर 2 और 3 को स्टैंड बाय पर रखा ताकि वो नॉर्थ ईस्ट के रास्ते और फेंस के बाहरी हिस्से पर नजर रख सके। मैं टेकाशी के पास गया और इंतजार करने लगा।
रात 1:53 कैमरा 8 में फेंस के पूर्व वाले रास्ते पर हलचल दिखी। 8 लोग जोड़ों में आगे बढ़ रहे थे। किसी तजुर्बेकार आदमी ने उन्हें इस तरह भेजा था। उन्होंने ठंड के कपड़े पहने थे, लेकिन -80 डिग्री में ज्यादा देर रहने के लायक नहीं। वो घुसपैठ के कुछ ही मिनटों के भीतर अंदर पहुंचने की प्लानिंग कर रहे थे। वो फेंस के नॉर्थ ईस्ट कोने पर पहुंचे और पैनल के जोड़ पर काम करने लगे। वही जगह जहां साकी के नक्शे के हिसाब से गैप होना चाहिए था। वहां कोई गैप नहीं था, हफ्तों से नहीं था। लेकिन उस जगह के पैनल को जानबूझकर बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग तरीके से लगाया गया था। ये मेरा निर्देश था जो मैंने फेंस लगाते वक्त केन को दिया था, ताकि करीब से देखने पर वो अलग लगे, ऐसा लगे जैसे वो खुल सकता है। उन्हें उन पेचों को खोलने में 4 मिनट लगे। पैनल अंदर की तरफ खुला। वो एक एक करके अंदर आए। जैसे ही आखिरी शख्स अंदर आया, तेकाशी ने गेट कंट्रोल दबा दिया। मैं कैमरा 8 देख रहा था। 8 लोग उस बंद गलियारे में थे, उस अंदरूनी दीवार की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे उनकी जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के राइट विंग में खुलना चाहिए था। वो कहीं नहीं खुलती थी। अब वो सिर्फ एक दीवार है, मैंने कहा। पीछे का पैनल बंद हो गया। मैग्नेटिक लॉक लग गया। दूसरी तरफ का गेट भी उसी वक्त लॉक हो गया। 8 लोग 2 बंद फौलादी दीवारों के बीच 12 मीटर लंबे गलियारे में खुले आसमान के नीचे। उस गलियारे का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस था। मैंने बाहर की लाइटें काट दी। उस अंधेरे और हाड़ कंपा देने वाली ठंड में चिल्लाना शुरू होने में सिर्फ 15 सेकंड लगे। एक आवाज जो बाकी सबसे ऊपर थी, वो अभी भी काबू में थी, गुस्से में थी, पर घबराई हुई नहीं। इससे मुझे उसके बारे में कुछ पता चला, बिना उसका चेहरा देखे। वो दूसरों को ऑर्डर दे रहा था, उन्हें संगठित करने की कोशिश कर रहा था। ये चीखने से तो बेहतर था, पर इससे हालात नहीं बदलने वाले थे। मैंने एक्सटर्नल स्पीकर चालू किया। रायू। चिल्लाना बंद हो गया। साकी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इससे पहले कि यह सब शुरू होता। उसे लगा मैं सुन नहीं रहा हूं। मेरी आवाज शांत थी, न ठंडी न ही खुश, बस हकीकत बयान कर रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम कजुमा तक एक पैगाम पहुंचाओ। उससे कहना कि अगली बार जब वो यहां किसी को भेजे तो टावर्स ऑटोनोमस मोड पर होंगे। फिर कोई बातचीत नहीं होगी। -80 डिग्री के उस गलियारे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जो थर्मल सूट्स पहने थे वो चलती फिरती ठंड के लिए ठीक थे, पर इस तापमान में खुले में खड़े रहने के लिए नहीं। बचने की उम्मीद तेज से खत्म हो रही थी। 5 मिनट बीतने के बाद मैंने टेकाशी के डिस्प्ले पर टाइमर देखा। 8 मिनट पर मैंने उसे इशारा किया। एंट्री पैनल खुल गया। वो लोग तेजी से बाहर निकले। हिलने डुलने की सहज इच्छा हर दूसरी चीज पर हावी थी। उनमें से 2 को दूसरे लोग सहारा दे रहे थे। वो खुद नहीं चल पा रहे थे। उनकी खाल जम चुकी थी। उनमें से एक ने अपने हाथों को सीने से इस तरह चिपका रखा था जैसे उसकी उंगलियां पर 8वां जिंदा थे। मैं अंदरूनी गेट पर 8 केमिकल हीट पैक्स लिए खड़ा था। मैंने फेंस की सलाखों के बीच से एक एक करके उन्हें थमाया। पहले सीने और हाथों पर, मैंने कहा। हिगाशी रोड पर जो शॉपिंग सेंटर है वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। चलते रहोगे तो शरीर में इतनी गर्मी पैदा होगी कि वहां पहुंच सको। आरयू हीट पैक लेने वाला आखिरी शख्स था। उसने फेंस की सलाखों के बीच से मुझे देखा। मैंने भी उसे देखा। वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा था। 20 के आखिरी सालों में एक ऐसा चेहरा जो किसी और हालात में बिल्कुल आम लगता, और अभी वो ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात के बारे में अपनी पूरी समझ को फिर से टटोल रहा हो। उसने हीट पैक लिया, कुछ नहीं कहा, और मुड़कर बाकी लोगों के पीछे सड़क की तरफ चल दिया। मैंने कैमरे पर उन्हें तब तक देखा जब तक वो फेंस की हद से बाहर नहीं निकल गए। फिर मैं अंदर गया। साकी किचन के बाहर कॉरिडोर में थी। वो जाग रही थी। वो तब भी जागी हुई थी जब ये सब शुरू हुआ था, जिसका मतलब है उसे वक्त पता था और वो नतीजे का इंतजार कर रही थी। वो हाथ सीधे लटकाए खड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था जब वो गेट पर आई थी, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश में। मैं उसके सामने रुका। तुम जा रही हो, मैंने कहा, उसी शर्त पर जिस पर मैंने बाकी सबको जाने को कहा है। थर्मल सूट, 3 दिनों का राशन और तुम्हारा निजी सामान। हिगाशी रोड वाला शॉपिंग सेंटर यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व में है। वहाँ लोग हैं, ये तुम्हें पता ही होगा। अगर चलती रहोगी तो बच जाओगी। बाहर -80 डिग्री है, मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें सूट दिया जा रहा है। मैंने उसे गौर से देखा। मैं लोगों को मारता नहीं हूँ। ये वो नहीं है। वो पल भर के लिए खामोश रही। रयू का क्या हुआ? वो सड़क पर है। उसके पास हीट पैक है। उसके चेहरे पर कुछ भाव आए। उसने धीरे से सिर हिलाया और अपना सामान लेने कमरे में चली गई। मैं उसे मेन गेट तक छोड़कर आया। ये वही गेट था जो मैंने उसके आने पर खोला था। वही कब्जे, वही लॉक, वही कैमरा, ऊपर लगे वो 2 कैमरे जिनसे मैं उसे अंधेरे में सड़क से आते हुए देख रहा था। उसने थर्मल सूट पहन रखा था, कंधे पर बैग था। वो गेट पर रुकी और पीछे मुड़ी। तुम्हें सब पता था, उसने कहा, शुरू से ही, मेरे और रियो के बारे में और जो होने वाला था उसके बारे में। हाँ। उसने मुझे पल भर के लिए देखा। खुले गेट से आती -80 डिग्री की हवा का हम दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमारी वजह से तुम्हारी मौत हुई थी, उसने कहा।
ये कोई सवाल नहीं था, और ना ही पूरी तरह से कोई इल्ज़ाम। ये एक ऐसी बात थी जिसे वो आने के बाद से अपने अंदर दबाए बैठी थी, और अब आखिरकार कह रही थी। हाँ, और फिर भी मैंने तुम्हें अंदर आने दिया। हर किसी को एक मौका मिलता है, तुमने अपने मौके का इस्तेमाल जाल बिछाने के लिए किया। ये तुम्हारा फैसला था, अब तुम जाओ। वो मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। गुस्सा समझना शायद उसके लिए आसान था, पर वहां सिर्फ एक खालीपन था, न ठंडक न माफी। बस जो हुआ और जो होने वाला है उसका एक साफ हिसाब। उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी, क्योंकि वो वहां था ही नहीं। जाओ, मैंने कहा। तेज चलना, शरीर गर्म रहेगा। वो मुड़ी और चल दी। मैंने उसे कैमरा फीड पर देखा। कैमरा 2, सड़क। जमी हुई सफ़ेद ज़मीन पर उसका साया छोटा होता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बिना दौड़े काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, एक ऐसे इंसान की रफ्तार जिसने हालात को मान लिया हो और अब बस बचने की कोशिश कर रहा हो। कैमरे की रेंज के आखिरी छोर पर वो पूर्व में हिराशी रोड की तरफ मुड़ गई। फिर वो ओझल हो गई। शिरो गेट पर मेरे पास बैठा था। कैमरा फ्रेम से उसके बाहर जाने के बाद भी वो खाली सड़क को देखता रहा। उसके कान आगे की तरफ थे और नजरें जमी हुई थी, जैसे कोई जानवर किसी चीज का जायजा लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा हो। फिर वो गेट से मुड़ा और बिल्डिंग की तरफ मुंह करके मेरे पास बैठ गया। काम खत्म। जो बाहर है वो बाहर है, जो अंदर है उनका ख्याल रखना है। मैंने गेट बंद किया और ताला लगा दिया। हाँ, मैंने कहा। हम वापस अंदर चले गए। सुबह मैंने साकी का सामान बांट दिया, उसका राशन जनरल स्टॉक में डाल दिया और सिस्टम में रहने वालों की संख्या अपडेट की। 10 निवासी और श्रीरू। मैंने आर्मरी रजिस्ट्रेशन अपडेट किया और साकी का नाम हटा दिया। उसे कभी हथियार नहीं दिया गया था, पर सिस्टम हर निवासी का हिसाब रखता है और लॉग बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर मैं टेकाशिस इंटरसेप्ट मैप लेकर बैठा और उस सेक्टर ग्रिड को देखा जो वो बना रहा था। रयू शॉपिंग सेंटर पहुंचा होगा या नहीं, ये अलग बात है, पर उसके पास कजुमा के लिए एक पैगाम है। कजुमा को खबर मिलेगी कि उसका जाल उल्टा पड़ गया। बिल्डिंग को पता था कि वो आ रहा है, एंट्री पॉइंट तैयार था। अंदर कोई है जो पूरी सफाई से काउंटर ऑपरेशन चला रहा है, और अब अगली बार उसे कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा, जो सिर्फ एक एजेंट और फैंस के एक गैप के भरोसे ना हो। यही वो मैसेज था जो मैं उसे देना चाहता था। अब मेरे पास उतना ही वक्त है जितना उसे कुछ बड़ा प्लान करने में लगेगा। रिसोर्सेज लेवल 50। 10 निवासी और शिरो। रियो की घुसपैठ नाकाम। 8 लोग, कोई जानी नुकसान नहीं। पैगाम पहुंच गया। साकी बाहर। कजुमा को यकीन हो गया है कि ये फैसिलिटी महफूज और अलर्ट है। अब हमला और बड़ा होगा। अगली मुसीबत की घड़ी शुरू हो चुकी है। रियो के ग्रुप के जाने के 3 दिन बाद टिकाशी ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो बाकियों से अलग था। ये न तो कोई सेक्टर रिपोर्ट थी, न ही कोई लॉजिस्टिक्स अपडेट। एक छोटा सा मैसेज उस फ्रीक्वेंसी पर जिसे वो आमतौर पर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। ये किसी कमांड चैनल जैसा था, जहां ऊंचे लेवल की बातें होती हैं। कजुमा खुद यहाँ आ रहा है, मकसद बातचीत। फिर दोहरा रहा हूँ, ये कोई हमला नहीं है। टिकाशी ने इसे मुझे 2 बार पढ़कर सुनाया। मैंने टाइम स्टैम्प देखा। 40 मिनट पहले भेजा गया था। उमेदा स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? सड़क से करीब 18 किलोमीटर। नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड पर 40 मिनट। वो रुका। अगर सड़कें साफ हों तो और भी कम। सड़कें साफ हैं, हफ्तों से साफ हैं। जगाओ सबको, मैंने कहा। गोरों से कहो बॉयलर में ही रहे और चाहे जो भी सुनाई दे बाहर ना आए। नाना से भी यही कहो, अंदर रहें। दरवाजे बंद। वो पैदल आया। कैमरा 2 ने उसे सड़क के आखिर में पड़ा। एक अकेला शख्स जो सधे हुए कदमों से चल रहा था। उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। जब वो गेट पर पहुंचा तो रुका और सीधे कैमरे की तरफ देखा, जिससे जाहिर था कि उसे पहले से पता था कि कैमरा कहाँ है। वो अकेला था। कोई हथियार नहीं दिख रहा था। औसत कद, दुबला पतला बदन, एक ऐसा चेहरा जिसे हिसाब किताब लगाने की आदत थी। उम्र 40 या 42 के करीब। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऐसी कंपनी का लॉजिस्टिक्स संभालता हो जो कागजों पर मौजूद ही नहीं है। मैं गेट पर गया। केन मेरे पीछे था, हाथ में राइफल लिए, जिसे वो छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने गेट खोला, पर पीछे नहीं हटा। तुम अकेले आए हो? बातचीत के लिए जितने लोगों की जरूरत थी मैं उतने ही लाया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज़ रेडियो जैसी थी, एकदम शांत और नपीतुली। कजुमा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। वह मेरे बगल से आंगन की ओर देख रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है उसे परख रहा है। बाढ़। इमारत का बाहरी हिस्सा, उत्तर पूर्वी कोने का टावर। उसकी आंखें ऐसे घूम रही हैं जैसे कोई कैमरा हो। व्यवस्थित, प्रतिक्रियावादी नहीं। वह एक तस्वीर बन रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं पीछे हट जाता हूँ। वह धीरे धीरे आंगन में चलता है, हाथ दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की सधी हुई बॉडी लैंग्वेज जो खुद को भरोसेमंद दिखाना चाहता है। वो बाढ़ के हिस्सों को देखता है, उन एंटी व्हीकल बैरियर्स के ज़मीनी एंकरों को देखता है जो अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए हैं।
टावर माउंटिंग हार्डवेयर वह निर्माण के क्रम को वैसे ही पढ़ रहा है जैसे गोरो स्ट्रक्चरल काम को पढ़ता है। ये देख रहा है कि किस क्रम में क्या किया गया था और अंदाजा लगा रहा है कि आगे क्या होगा। लेवल 52। वह टावर की ओर देखते हुए कहता है। मैं कोई जवाब नहीं देता। मेरे लोगों ने सक्रिय सिस्टम वाले 3 शेल्टरों पर कब्जा किया है। हमारे आने से पहले उनमें से कोई भी लेवल 31 से ऊपर नहीं पहुंचा था। ऑपरेटर्स उतने ही समय से काम कर रहे थे जितने समय से आप कर रहे हैं। वह मेरी ओर मुड़ता है। आप उनसे अलग तरह से काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? वह एक बार फिर आंगन में चारों ओर देखता है, फिर अपना पूरा ध्यान मेरी ओर लाता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम में से किसी को भी संघर्ष पर संसाधन खर्च करने की जरूरत न पड़े। वह इसे ऐसे कहता है जैसे कोई गणित का तथ्य बता रहा हो। आपकी फैसिलिटी उत्पादन और भंडारण करती है। मेरा समूह बाहरी सुरक्षा और गतिशीलता प्रदान करता है। उत्पादन का 20% लॉजिस्टिक्स रूट तक साझा पहुंच, आपसी गैर हस्तक्षेप। यही वही प्रस्ताव है जो आपने रेडियो पर दिया था। रेडियो वाला प्रस्ताव एक शुरुआती स्थिति थी। ये बातचीत अलग है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि 3 रात पहले जो हुआ उसने मुझे आपके काम करने के तरीके के बारे में कुछ बताया, और उसने मुझे ये बताया कि इस फैसिलिटी पर सीधा हमला करना महंगा पड़ेगा। मैं अनावश्यक रूप से संसाधन खर्च नहीं करता। कैन मेरे पीछे 2 मीटर की अपनी स्थिति से नहीं हटा है। कजुमा को उसका आभास है। पहले सेकंड के बाद से उसने उसे देखा तक नहीं है। आपने 3 शेल्टर लिए हैं। मैं कहता हूँ हाँ, वहां लोग रह रहे थे। लोग अभी भी मेरे स्ट्रक्चर के तहत वहां रह रहे हैं। वे बिना किसी विशेष जोर के ये कहता है जैसे कि ये कोई नैतिक स्पष्टीकरण नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिकल स्पष्टीकरण हो। उन फैसिलिटीज के ऑपरेटर्स अपनी चीजों की रक्षा नहीं कर सके। मैं कर सका। अंदर के लोग उस हिसाब की वजह से जिंदा हैं, उसके बावजूद नहीं। और अगर वे खुद की रक्षा करने सक्षम होते तो मैं आपके बजाय उनके साथ ये बातचीत कर रहा होता। एक ठहराव जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। तर्क सुसंगत है। उसके बारे में सबसे परेशान करने वाली बात यही है, ये नहीं कि वह गलत है, बल्कि यह है कि उसका ढांचा आंतरिक रूप से सुसंगत है और बिना किसी चूक के लागू किया गया है। वह क्षमता का आकलन करता है, सक्षम लोगों के साथ समझौता करता है और अक्षम लोगों को निगल जाता है। ये एक सिस्टम है। वह इसे कुशलता से चलाता है। मैं उसे एक पल के लिए देखता हूँ। 3 दिन। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें 3 दिन में जवाब दूंगा। वह एक बार सिर हिलाता है, दबाव नहीं डालता, मुड़ता है और गेट की ओर वापस चल देता है, जिसे कैम बिना पूछे ही खोल देता है। गेट पर वो बिना पीछे मुड़े रुकता है। आपके अंदरूनी हिस्से का जमीनी एंकर का काम। आप एंटी व्हीकल बैरियर्स की योजना बना रहे हैं। ये एक वाजिब अगला कदम है। वो बाहर चला जाता है। गेट बंद हो जाता है। जब मैं वापस अंदर आता हूं तो गोरो वर्कशॉप में है। उसे बॉयलर पे रहना चाहिए था। वो वर्कशॉप की खिड़की के पास खड़ा है जहां से आंगन का थोड़ा हिस्सा दिखता है। खैर, वह साझेदारी की पेशकश कर रहा है। यहाँ उत्पादन और भंडारण उम्मीदा से सैन्य बल, वह इसे आपसी लाभ के रूप में पेश करता है। गोरो एक पल के लिए चुप रहता है। क्या यह अल्पकालिक है? संभवतः। उसके पास 100 लोग हैं और एक ऐसा वाहन है जिसे हम अपने वर्तमान स्तर पर नहीं रोक सकते। उसकी बाहरी मौजूदगी छोटे समूहों को दूर रखेगी। मैं वर्कबेंच पर बैठ जाता हूँ। मध्यम अवधि में हम उसके नियंत्रण वाली व्यवस्था पर निर्भर हो जाएंगे। वह तय करेगा कि कब फिर से बातचीत करनी है। वह तय करेगा कि व्यवहार में 20% का क्या मतलब है। एक बिंदु पर समझौता और अधिग्रहण एक समान हो जाएंगे। तो नहीं, लेकिन अभी नहीं। मैं लेवल 56 अनलॉक देखता हूँ जिसकी मैं 2 हफ्तों से योजना बना रहा हूँ। वह हमें 3 दिन देगा क्योंकि उसने कहा था कि वो देगा, और क्योंकि वो देख रहा है कि हम उन दिनों में क्या करते हैं। वह देखना चाहता है कि क्या हम घबराते हैं, निर्माण तेज करते हैं या अन्य समूहों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कोई भी चीज उसे कुछ न कुछ बताएगी। गोरो अपनी बाहें सिकोड़ता है। वह पूरे 3 दिन इंतजार नहीं करेगा। नहीं, वह दूसरे दिन ही दबाव डालेगा, ये देखने के लिए कि हम दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वह भी उसके लिए जानकारी होगी। मैं खड़ा होता हूं, जिसका मतलब है कि हमारे पास इस बातचीत के अगले चरण में पहुंचने से पहले लगभग 36 घंटे हैं। मुझे सबकी एक साथ जरूरत है। मैं सभी 10 निवासियों को मुख्य कमरे में बुलाता हूं। मैं उन्हें सब कुछ बताता हूं। सारांश नहीं, सब कुछ। कजुमा का समूह, उमेदा स्टेशन, सेक्टर ग्रिड जिसे तकाशी मैप कर रहा है, पहले से लिए गए 3 शेल्टर, 3 रात पहले की जांच, आज रात की मीटिंग। मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे हिसाब से कजुमा की टाइमलाइन क्या है और मुझे क्या लगता है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं उन्हें बताता हूं कि जवाब नहीं है, और मैं उन्हें बताता हूं कि व्यवहारिक रूप से नहीं का क्या मतलब है। मेरे बोलने के बाद एक पल के लिए कोई नहीं बोलता। फिर ओजावा, 50 के दशक का वह शांत आदमी जो लेवल 40 से यहाँ है और जिसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि योजना क्या है, कहता है, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? बस इतनी ही बातचीत होती है। लेवल 53 से 55 बाहरी बाड़ और इमारत के प्रवेश द्वार के बीच एक माध्यमिक आंतरिक बाधा, एक दूसरी रक्षा पंक्ति बनाने में जाते हैं, जो पहुंच मार्ग को एक तंग गलियारे में बदल देता है, जो बाड़ को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे किलिंग ग्राउंड में ले आता है
जहां बगल में हिलने डुलने की जगह नहीं होती। केन लेआउट डिजाइन करता है, गोरो इसे बनाता है। दाएज और हायाशी गोरो के निर्देशन में सामग्री रखने का काम संभालते हैं। लेवल 56 एंटी व्हीकल बैरियर सिस्टम प्रदान करता है। मैं 2 हफ्तों से विशेष रूप से इस अनलॉक के लिए काम कर रहा हूँ। निर्माण को इस क्रम में रख रहा हूं कि काजुमा के सब्र का बांध टूटने से पहले यहां तक पहुंच सकूं। डिलीवरी काफी बड़ी है, 18 भारी स्टील बैरियर यूनिट्स, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई 100 किलोग्राम है, जिन्हें कंक्रीट की नींव में सेट करने और तेज रफ्तार वाहन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं इंस्टॉलेशन निर्देश पढ़ता हूं। एंटी व्हीकल बैरियर सिस्टम इंस्टॉलेशन। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए कंक्रीट की नींव की आवश्यकता होती है। न्यूनतम गहराई 30 सेंटीमीटर। 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर जमने का समय 48 घंटे। बाहरी तापमान -81 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दें, इस तापमान पर कंक्रीट सही ढंग से नहीं जमेगी। गोरो मेरे कंधे के ऊपर से पड़ रहा है, कंक्रीट -81 पर। वह कहता है कि यह गलत तरीके से जम जाएगी। क्रिस्टलीय संरचना सही ढंग से नहीं बनेगी, ठोस दिखेगी, लेकिन भार पड़ने पर फेल हो जाएगी। मुझे पता है। मैं पूरे निर्देश दस्तावेज को नीचे स्क्रॉल करता हूं। सिस्टम बहुत विस्तृत है। इसमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन और 3 वैकल्पिक तरीकों का विवरण है। तीसरा विकल्प एंकर माउंट इंस्टॉलेशन वहां मान्य है जहां जमी हुई जमीन की गहराई 40 सेंटीमीटर से अधिक हो। स्टील एंकर बोल्ट्स न्यूनतम ग्रेड 8.8 न्यूनतम 60 सेंटीमीटर गहराई तक गाड़े गए। स्वीकृत जमी हुई जमीन की गहराई पर कंक्रीट फाउंडेशन के बराबर लोड रेटिंग। मैं गोरो को दिखाता हूं, वह इसे पढ़ता है, बाहरी दरवाजे पर जाता है और उसे 6 इंच खोलता है, जिससे -81 डिग्री की हवा का झोंका आता है। वह जमीन की ओर देखता है। दहलीज से भी फ्रॉस्ट लाइन दिखाई देती है। जमीन लोहे जैसी सख्त है और उस गहराई तक पीली है जो किसी भी उचित अनुमान के अनुसार 40 सेंटीमीटर से काफी आगे तक जाती है। वह दरवाजा बंद कर देता है। कम से कम 1.5 मीटर, वह कहता है। जमीन 6 हफ्तों से जमकर ठोस हो गई है। क्या तुम एंकर गाड़ सकते हो? हाइड्रोलिक ड्राइवर, ग्रेड 8.8 बोल्ट्स, पहले से ड्रिल किए गए पायलट छेद। वह पहले से ही अपने दिमाग में एक लिस्ट बना रहा है। हाँ, बैरियर 2 दिनों में लग जाते हैं। केन और गोरो थर्मल सूट में बाहर काम करते हैं, पायलट छेद ड्रिल करते हैं, एंकर गाड़ते हैं। मुख्य गेट के बाहर अप्रोच लेन में और 2 माध्यमिक एक्सेस पॉइंट्स पर स्टील यूनिट्स लगाते हैं। बैरियर नीचे और बाहरी बैठे हैं और कहीं नहीं जाने वाले। एंकर बोल्ट जमी हुई जमीन में सेट है, जो व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सही तापमान पर कंक्रीट के जमने से कहीं अधिक विश्वसनीय है। जब आखिरी यूनिट लग जाती है तो गोरो पीछे हटकर अप्रोच लेन को देखता है। कोई गाड़ी अगर रफ्तार में इससे टकराई, वह कहता है, गाड़ी का नुकसान होगा। यही इरादा है। वह सिर हिलाता है और अंदर चला जाता है। दूसरे दिन रेडियो चालू होता है। कजुमा की आवाज हमेशा की तरह शांत है। तुम सोचने में बहुत ज्यादा समय ले रहे हो। मैं मॉनिटरिंग स्टेशन पर हूँ। तेकाशी मेरे पास पहले से ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं टाइम स्टैम्प देखता हूँ। उसके आंगन से जाने के 41 घंटे बाद। 3 दिन नहीं, 2 दिन भी नहीं। मैं ट्रांसमीटर दबाता हूँ। नहीं, एक शब्द। मैं बटन छोड़ देता हूँ। फ्रीक्वेंसी काफी देर तक खुली रहती है, प्रसारणों के बीच के सामान्य ठहराव से ज्यादा देर तक, इतनी देर तक कि मैं पीछे का शोर सुन सकता हूँ जहां से वह ब्रॉडकास्ट कर रहा है। फिर समझ गया, फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है। गोरो दरवाजे पर है। उसने गलियारे से दोनों प्रसारण सुने। बस इतना ही। वह कहता है कि आज रात के लिए बस इतना ही। मैं सभी 12 यूनिट्स का पूरा कैमरा फीड खोलता हूँ। रास्ते खाली हैं। बैरियर अपनी जगह पर है। टावर्स स्टैंड बाय पर हैं। उसने कहा, समझ गया। खत्म हुआ नहीं, दोनों में अंतर है। मैं सिस्टम लॉग अपडेट करता हूँ। लेवल 58, 12 निवासी। एंकर माउंट्स पर एंटी व्हीकल बैरियर्स इंस्टॉल किए गए। आयात चर्चने 11 द लास्ट डोरिंग गॉज देसी कोलाशपियर डिसाइड्स ऑफ कंपेयर एनवस वेरियो देसी चर्चने पहला सेंटस के सभी निवासियों के लिए पूर्ण हथियार पंजीकरण पूरा। जलाऊ लकड़ी का रिजर्व 3 महीने तक बढ़ाया गया। टावर स्टैंड बाय पर -83 के बाहर मैनुअल ऑथराइजेशन। सन्नाटा। जवाब नहीं है। वो समझ गया, जवाब नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह इसी समझ से निकलेगा। संसाधन लेवल 58, 12 निवासी प्लस शिरो। एंटी व्हीकल बैरियर्स इंस्टॉल और लोड टेस्ट किए गए। सेकेंडरी इंटीरियर बैरियर पूरा हुआ। सभी निवासियों का पूर्ण शस्त्रागार पंजीकरण। 3 महीने की जलाऊ लकड़ी। औद्योगिक जनरेटर चालू। 4 टावर्स स्टैंड बाय पर। इनकार पर कजुमा की प्रतिक्रिया लंबित है। रात के 2:14 मोशन सेंसर बजने लगते हैं। एक जोन नहीं, 4 एक साथ उत्तरी और पूर्वी अप्रोच कॉरिडोर में फैले हुए। अलर्ट की आवाज खत्म होने से पहले ही टेकाशी मॉनिटरिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है। मैं 15 सेकंड में उसके पीछे हूं। केन ठीक मेरे पीछे है। कैमरा फीड अंधेरा और दूरी दिखाते हैं। फिर थर्मल ओवरले चालू होता है और अंधेरा आकृतियों में बदल जाता है। कॉलम? केन कहता है,
वो पहले से ही टावर कंसोल पर है, उसके हाथ कंट्रोल पर चल रहे हैं। 90 से 100 कर्मी, फैली हुई फॉर्मेशन, 60 मीटर का मोर्चा, और वह 1 सेकंड के लिए रुकता है। सबसे आगे बख्तरबंद गाड़ी, ट्रैक बीआरटी, वही जिसका जिक्र हयाशी ने पहली बार आने पर किया था, वही जिसके लिए मैं लेवल 56 से योजना बना रहा हूँ। शिरो मेरे पैरों के पास है, भौंक नहीं रहा है। उसके सीने से कहीं एक लगातार धीमी आवाज आ रही है, चेतावनी नहीं, आक्रामकता नहीं, उस जानवर की आवाज जिसने पहले ही तय कर लिया है कि कुछ गलत है, और अब वह इस फैसले का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या करना है। मेरे छुए बिना ही सिस्टम इंटरफेस खुल जाता है। लेवल 58, नोटिफिकेशन, पेरीमीटर ब्रीच डिटेक्टेड, मल्टीपल अप्रोच वेक्टर्स अनलॉक्ड, ऑटोनोमस टावर मोड। पहली बार टूटने पर ऑटोनॉमस मोड में टावर्स मैनुअल ऑथराइजेशन के बिना पुष्टि किए गए दुश्मन लक्ष्यों पर हमला करेंगे। वर्तमान टावर स्थिति, स्टैंड बाय, मैनुअल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। मैं इसे पढ़ता हूँ, इंटरफेस बंद कर देता हूँ। मैनुअल मतलब मैनुअल ही रहेगा। ऑटोनोमस मोड का मतलब है कि टावर फैसले लेंगे, फैसले मैं लेता हूँ। कॉलम 600 मीटर पे रुकता है। इतनी लंबी रेंज के कैमरों को बारीकियां दिखाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं फीड पर थर्मल सिग्नेचर गिनता हूँ। कैम की गिनती सही थी, 90 से 100। एक ऐसी फॉर्मेशन में व्यवस्थित जो भीड़ नहीं है, लड़खड़ाती हुई लाइनें नहीं है, दोनों किनारों पर फ्लैंकिंग एलिमेंट्स हैं। सैन्य पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति ने इसे व्यवस्थित किया है और इसमें शामिल लोगों को बताया गया है कि क्या करना है। रेडियो हमारी फ्रीक्वेंसी पर सक्रिय होता है। बैरियर पर अच्छा काम किया। बाहरी स्पीकर सिस्टम के जरिए कजुमा की आवाज आती है, जिसे उसने एक्सेस करने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, -80 डिग्री पर एंकर माउंट समाधान ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते। आखिरी प्रस्ताव, गेट खोलो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन साझा नियंत्रण को सौंप दो। अंदर मौजूद हर कोई अपनी स्थिति और अपनी जान बचाए रखेगा। आपके पास 2 मिनट है। मैं कमरे में चारों ओर देखता हूँ। गोरो दीवार के सहारे खड़ा है, उसके हाथ बगल में है। पिछले 10 सेकंड में किसी समय उसने वह पुराना पाइप रिंच उठा लिया है जिसे वह वर्कबेंच पर रखता है। हथियार नहीं, वास्तव में नहीं, बस वो औजार जिस पर उसका हाथ सहज रूप से पहुंच गया। उसने इसे ढीलेपन से पकड़ा हुआ है, उसे देख नहीं रहा है। नाना गलियारे के दरवाजे पर मेडिकल स्टेशन पर है। उसकी किट खुली है और उसी क्रम में व्यवस्थित है जिसमें उसे जरूरत पड़ेगी। सेंसर बजने के बाद से ही वह वहीं है। वो मेरी ओर नहीं देखती। वो आश्वासन का इंतजार करने के बिंदु को पार कर चुकी है। केन की उंगलियां मैनुअल टारगेटिंग कंट्रोल्स पर है। टावर 2 कॉलम के दाएं फ्लैंक को कवर कर रहा है। जब से वो बैठा है उसने स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटाई हैं। टेकाशी टाइप कर रहा है। मैं उसके सेकेंडरी डिस्प्ले पर देखता हूँ। एक स्क्रिप्ट चल रही है जो खुद को एक एक लाइन करके बना रही है। सिग्नल जैमिंग प्रोटोकॉल, जिसे यूएडा की कमांड फ्रीक्वेंसी पर टारगेट किया गया है, अभी तैनात नहीं किया गया। इंतजार हो रहा है। शिरो एक बार भौंकता है। शॉट क्लियर। मैं ट्रांसमीटर उठाता हूँ। कजुमा, मैं की को दबाए रखता हूँ और वैसे ही बोलता हूँ जैसा मैं पिछले 2 मिनट से सोच रहा था। न तेज न ऊंचा, बस सटीक। तुमने सबवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। वो चालाकी थी। जमीन के नीचे, सुरक्षित, बीचों बीच। अच्छी सोच है। एक पल का ठहराव। लेकिन तुम उस इंसान के पास आए हो जिसने बिना किसी निर्माण अनुभव के एक पुराने जनरेटर और -80 डिग्री के तापमान में 30 दिनों के भीतर एक लावारिस गोदाम से एक कामकाजी किला खड़ा कर दिया। मैं 2 महीने पहले एक सुपरमार्केट में कैशियर था। मैं कैमरा फीड, कॉलम, गाड़ियों और उनके फॉर्मेशन को देखता हूँ। अब मैं वो नहीं रहा। और राजा बिन बुलाए मेहमानों के लिए दरवाजे नहीं खोलते। मैं की छोड़ देता हूँ। फ्रीक्वेंसी पर 4 सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर कॉलम की तरफ से एक शब्द सुनाई देता है, फायर। बीआरटी आगे बढ़ती है। ये 1 मिनट से भी कम समय में 400 मीटर की दूरी तय करती है और मेन गेट की ओर तेजी से बढ़ती है। कैन उसे टावर 1 की टारगेटिंग पर ट्रैक करता है, फिर रुक जाता है क्योंकि गाड़ी पूरी रफ्तार से पहली बैरियर रैंक से टकराती है और बैरियर्स टिके रहते हैं। बीआरटी लड़खड़ाती है, संभलती है और जोर लगाती है। एंकर माउंट स्टील अपनी जगह से नहीं हिलता। गाड़ी रुक जाती है। पहली गोलियां आउटर गेट पर लगती हैं। स्मॉल आर्म्स का पूरा ध्यान लॉक मैकेनिज्म पर है। टावर 2 कॉलम के दाएं फ्लैंक पर गोलियां बरसाना शुरू करता है। कैन जमीन के स्तर पर मैनुअल कंट्रोल्ड बर्स्ट्स चलाता है, लोगों पर नहीं। वार्निंग फायर। वही तर्क जो 3 रात पहले की जांच में था, सिवाय इसके कि इस बार कॉलम रुककर पीछे नहीं मुड़ता। उन्हें इसके लिए तैयार किया गया था। उन्हें पता था कि वहां से जवाबी कार्रवाई होगी। सिस्टम इंटरफेस फिर से खुलता है। 2 एडिशनल शेल्टर्स विद एक्टिव सिस्टम्स डिटेक्टेड। लोकेशंस 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 41 किलोमीटर नॉर्थ। स्टेटस अंडर असॉल्ट। असेसमेंट, कोऑर्डिनेटेड साइमल्टेनियस अटैक। 3 टारगेट्स। मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ। 3 टारगेट्स, सब एक ही समय पर। कजुमा यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि ये उसकी प्राथमिकता है। वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो हर चीज पर एक साथ हमला कर रहा है, रक्षात्मक ध्यान को बांट रहा है और किसी भी एक फैसिलिटी को दूसरों की मदद करने से रोक रहा है।
ये सही टैक्टिकल डिसीजन है। उसने इस बारे में सोच समझकर कदम उठाया है। तेकाशी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि स्क्रिप्ट पहले ही तैनात की जा चुकी है। उड़ा की कमांड फ्रीक्वेंसी शोर से भर रही है, साफ इंटरफेरेंस जो जैमिंग के बजाय उपकरण की खराबी जैसा लग रहा है। काजुमा का कॉलम अभी भी आपस में बात कर सकता है, लेकिन स्टेशन की ओर जाने वाला कोऑर्डिनेशन ट्रैफिक खत्म हो गया है। ये कब तक टिकेगा? जब तक कि वे बैकअप फ्रीक्वेंसी पर ना चले जाएं। शायद 10 मिनट, शायद 30 मिनट, अगर उन्होंने इसकी योजना नहीं बनाई होगी। उनके कमांड स्ट्रक्चर से 10 मिनट का अलगाव। टावर 3 उत्तर की ओर हलचल पकड़ता है, एक फ्लैंकिंग एलिमेंट। 20 लोग बाढ़ फेंस लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्य कॉलम हमारा ध्यान भटकाए हुए है। गेट पर केन बिना कहे 2 स्क्रीनों पर अपना ध्यान बांट लेता है। बाहर -86 डिग्री तापमान है। गेट पर हमलावर दस्ता है। उत्तर में घुसपैठिए हैं। बीआरटी उन बैरियर्स के सामने रुकी हुई है जिन्हें 2 दिन पहले थर्मल सूट्स पहने 2 लोगों ने लगाया था, जो जमी हुई जमीन में ग्रेड 8 एंकर बोल्ट से जड़े हुए थे। क्योंकि इस तापमान में कंक्रीट जमता नहीं है और सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में 3 वैकल्पिक तरीके थे और मैंने उन सबको पढ़ा था। अंदर 12 लोग हैं, 4 टावर हैं, बैरियर्स टिके हुए हैं और जामिंग चालू है। शिरो मॉनिटरिंग रूम के दरवाजे की ओर जाता है और उसका सामना करता है। कैमरों की तरफ नहीं, असली दरवाजे की तरफ, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो, देखने से हटकर तैयार रहने तक। गेट पर एक और हमला होता है, वो टिका रहता है। हमला शुरू हो चुका है और इमारत अभी भी खड़ी है और अभी 42 लेवल्स और बनाने बाकी हैं। उत्तर का हमला, नॉर्थ फ्लैंक, पहली असली समस्या है। केन एक साथ टावर 2 और टावर 3 पर अपना ध्यान बांटता है। एक स्क्रीन पर गेट पर मुख्य हमलावर, दूसरी स्क्रीन पर उत्तर की बाढ़ की ओर बढ़ते 20 घुसपैठिए। वो करीब 11 मिनट तक दोनों पर संभालता है, इससे पहले कि घुसपैठियों को कोई रास्ता मिल जाए। कोई ढांचागत कमी नहीं, बल्कि कवरेज का एक अंतराल। उत्तर की बाढ़ का 12 मीटर का हिस्सा, जहां टावर 3 के घूमने के घेरे में 3 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट है। केन ने पेट्रोल पैटर्न सेट करते समय खुद इसका नक्शा बनाया था। उसे ठीक ठीक पता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसके सामने मुख्य गेट पर 90 लोग हैं और उत्तर की तरफ 20 लोग हैं। टावर 3 के वापस घूमने से पहले 3 घुसपैठिए बाढ़ के अंदर घुस जाते हैं। तेकाशी उन्हें कैमरा 8 पर देखता है। 3 लोग बाहरी घेरे के अंदर हैं और सेकेंडरी बैरियर की ओर बढ़ रहे हैं। केन, नॉर्थ इंटीरियर, मैं कहता हूं। वो टावर 3 को नॉर्थ एक्सटीरियर पर ऑटोनोमस मोड में डाल देता है। आज रात पहली बार मैंने इसकी अनुमति दी है, उस बार को कवर करने के लिए जिसे वो खुद नहीं देख सकता, और कैमरा 8 के फीड को अपनी मुख्य स्क्रीन पर ले आता है। अंदर मौजूद 3 लोग बाहरी बाड़ और सेकेंडरी बैरियर के बीच के खाली हिस्से का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे सेकेंडरी बैरियर की कवरेज के उस खाली हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में उन्हें जरूर बताया गया होगा, लेकिन उन्हें शिरो के बारे में ही बताया गया था। मेरे कुछ कहने से पहले ही कुत्ता हरकत में आ जाता है। वो मॉनिटरिंग रूम के दरवाजे पर था और अगले ही पल वो वहां नहीं है। मैं उसे गलियारे में सुनता हूँ। फिर बाहर की साउंड इंसुलेशन सब कुछ दबा देती है और मुझे 40 सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता। फिर शिरो दरवाजे पर वापस आता है। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक कट है जिससे उसके बालों में खून बह रहा है। वो एक बार अपना सिर झटकता है, मेरी ओर देखता है और मेरे पैरों के पास अपनी जगह पर बैठ जाता है। कैमरा 8, मैं कहता हूँ। 3 लोग नीचे गिरे हुए हैं, मरे नहीं हैं, हिल रहे हैं, लेकिन किसी चीज की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। शिरो ने इतना समय दिला दिया कि सेकेंडरी बैरियर का लॉक अपने आप लग जाए। वे उस खाली जोन में कैद हो गए हैं। नाना, मैं गलियारे के इंटरकॉम में कहता हूँ, मैंने उसे देख लिया। वो कहती है कि वो पहले से ही वहां जा रही है। गेट पर बीआरटी दूसरी बार बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करती है। ड्राइवर को समझ आ गया है कि सीधे टक्कर काम नहीं कर रही है, इसलिए वो गाड़ी को तिरछा करने की कोशिश करता है ताकि बैरियर रैंक के उस किनारे को पकड़ा जा सके जहां बोल्ट्स के बीच की दूरी ज्यादा है। ये एक समझदारी भरा विचार है। इससे गाड़ी पहली कोशिश के मुकाबले 2 मीटर और आगे बढ़ जाती है, लेकिन कोने वाला बैरियर ट्रैक हाउसिंग को पकड़ लेता है और बीआरटी फिर से रुक जाती है। इंजन से रगड़ने की आवाज आती है और एक गाड़ी के ऑप्टिकल सिस्टम्स पर हमला करता है। केन का निशाना सटीक है। वो चालक दल को मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बस ड्राइवर को अंधा करना चाह रहा है। बीआरटी धीरे धीरे पीछे हटती है। बाहर मुख्य कॉलम की तरफ तेकाशी की जैमिंग 19 मिनट से चल रही है। 22वें मिनट में फ्रीक्वेंसी की हलचल बदल जाती है। प्लाज्मा के लोग एक बैकअप चैनल पर चले गए हैं। जैमिंग स्क्रिप्ट इसे 40 सेकंड में पकड़ लेती है और कवरेज बढ़ा देती है, लेकिन उन 40 सेकंड के खुले संचार में कुछ आदेश दिए गए जिन्हें मैं अमल में लाते हुए देख सकता हूँ। कॉलम एकजुट हो रहा है, घुसपैठियों को वापस खींच रहा है और अपनी बनावट मजबूत कर रहा है। ये पीछे हटने का तरीका है, हमले का नहीं। वो फिर से योजना बना रहा है, केन कहता है। वो हिसाब लगा रहा है, मैं कहता हूँ। कॉलम रुक गया है, बीआरटी थम गई है, घुसपैठिए पीछे हट गए हैं। वो एक योजना के साथ आया था और उसकी योजना उन बाधाओं से टकरा गई जो इस तापमान में मुमकिन नहीं होनी चाहिए थी। वो दोबारा आकलन कर रहा है,
या शायद दूसरे हमले के लिए अपनी स्थिति बदल रहा है। बीआरटी पर नजर रखो, बख्तरबंद गाड़ी 10 मीटर और पीछे जाती है, रुकती है। उसका मुख्य हथियार इस्तेमाल नहीं होता। उसका इरादा इमारत को ढहाने का कभी था ही नहीं, बस गेट तोड़ना था। गेट नहीं टूटा। हमले के 28 मिनट बाद संचार टूट जाने और अपने 3 मुख्य लक्ष्यों के पूरा न होने पर कजुमा वही फैसला लेता है जो मुझे पता था कि वो आखिरकार लेगा। कॉलम गेट से दूर पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। उन्हें कैमरे की सीमा से बाहर जाने 11 मिनट लगते हैं। सेकेंडरी डेड जोन में फंसे वे 3 लोग अभी भी वहीं हैं। कजुमा उन्हें छोड़ गया। या तो उसे नहीं पता कि वे वहां फंसे हुए हैं, या उसने हिसाब लगा लिया कि 3 लोगों के लिए वापस जाना लड़ाई को और खींचने के लायक नहीं था। कैन कंसोल से पीछे हटता है। निगरानी कक्ष में वेंटिलेशन की गूंज और पीछे गलियारे में शिरो की मरहम पट्टी करती नाना के अलावा सन्नाटा है। हम पहली रोशनी होते ही नुकसान का जायजा डैमेज असेसमेंट लेंगे। बाहरी बाड़ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उत्तर का हिस्सा जहां से घुसपैठिए आए थे वहां 2 मीटर का फासला है। पैनल को जबरदस्ती खोला गया था और खंभा नीचे से मुड़ गया है। मरम्मत लायक है, लेकिन जल्दी नहीं। गेट खुद टिका रहा, लेकिन लॉक मैकेनिज्म खराब हो गया है। ये बंद तो होगा, लेकिन मोटराइज सिस्टम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मैनुअल बोल्ट से काम चलेगा। टावर 1 ठीक है। टावर 3 में टारगेटिंग सेंसर की समस्या है, क्योंकि हमले के दौरान एक गोली हाउसिंग से टकरा गई थी। ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसकी सटीकता कम हो गई है। पूर्वी दीवार पर मौजूद बॉयलर एग्जॉस्ट टैंक पर एक गोली लगी, जिससे बाहरी कवच टूट गया। धुआं अभी भी निकल रहा है, लेकिन इंसुलेटिंग जैकेट जा चुकी है। इस तापमान में इसका मतलब है गर्मी का नुकसान, जिसका मतलब है कि अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए बॉयलर को ज्यादा तेज चलना होगा, यानी हम हर घंटे ज्यादा लकड़ी जलाएंगे। मैं सिस्टम इंटरफेस खोलता हूं। डैमेज असेसमेंट पोस्ट एंगेजमेंट। नॉर्थ फेंस ब्रीच डिटेक्टेड 2.1 मीटर गैप। पोस्ट फेलियर गेट मैकेनिज्म। मोटराइज्ड सिस्टम नॉन फंक्शनल। टावर 3 टारगेटिंग डिग्रेडेड। एक्यूरेसी रिड्यूस्ड 40%। बॉयलर एग्जॉस्ट। थर्मल इंसुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड। एफिशिएंसी -22%। सेकेंडरी बैरियर इम्पैक्ट स्ट्रेस डिटेक्टेड। इंटेग्रिटी एट 74%। इफेक्टिव शेल्टर लेवल रिकैलकुलेटेड 45। मैं नंबर पढ़ता हूँ 45। जब हमला शुरू हुआ था तब हम लेवल 58 पर थे। बाड़, गेट, टावर और बॉयलर एग्जॉस्ट के भौतिक नुकसान ने सिस्टम के कामकाज के आकलन को 13 स्तर नीचे गिरा दिया है। लेवल 45 पर थर्मल टॉलरेंस पर्याप्त है। हम जमकर मरेंगे नहीं, लेकिन रक्षात्मक रेटिंग, डिफेंसिव रेटिंग वहां गिर गई है जहां टावर बनाने से पहले थी, घेरा सील होने से पहले। मैं ये आकलन गोरो को दिखाता हूं। वो इसे बिना किसी भाव के पढ़ता है। फिर वो नुकसान की सूची को दोबारा एक एक करके देखता है। जिस तरह से वो ढांचागत समस्याओं को पढ़ता है, ये हिसाब लगाता है कि किस चीज को किस क्रम में ठीक किया जा सकता है और उसकी लागत क्या होगी। पहले बाड़, वो कहता है। वो खाली जगह सड़क से दिखाई देती है। मुझे पता है कि अगर कोई उस रास्ते से आता है और बाहरी बाड़ में 2 मीटर की दरार देखता है तो उसे पता चल जाएगा कि इमारत पर हमला हुआ है। छोटे समूह अवसरवादी लोग वे इसे देखेंगे और सोचेंगे कि अब हिसाब बदल गया है। वाकई बदल गया है। वो मेरी तरफ देखता है। बाड़ को हम पास मौजूद सामान से ठीक कर सकते हैं, मैं कहता हूँ। गेट के मैकेनिज्म को हम मैनुअल बोल्ट और एक सेकेंडरी ब्रेस लगाकर जुगाड़ से ठीक कर सकते हैं। बॉयलर एग्जॉस्ट को एक नए कवच की जरूरत है, जिसका मतलब है सामान लेने बाहर जाना या लेवल अनलॉक होने का इंतजार करना। टावर 3 को एक सेंसर कंपोनेंट चाहिए जो शायद कबाड़ बाजार सैलवेज मार्केट में मिल जाए, अगर वहां तक पहुंचना मुमकिन हो। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। बाहर -87 डिग्री है और वापस लेवल 58 पर पहुंचने के लिए हमें हर उस चीज को ठीक करना होगा जिसे सिस्टम खराब मान रहा है, तभी वो लेवल रेटिंग बहाल करेगा। ये एक दिन का काम नहीं है। कितना समय लगेगा? कम से कम 1 हफ्ता, शायद 10 दिन। और इन 10 दिनों में जिसने भी कल रात की लड़ाई सुनी होगी और जो इस इमारत को परखना चाहता होगा, वो हमारे पूरी क्षमता में वापस आने से पहले ही आएगा। हाँ। गोरो एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो अपने जार उठाता है और बाड़ की तरफ चल देता है। सूरज उगने तक वे 3 लोग अभी भी वहीं थे। 2 पुरुष और 1 महिला, ठंड से बेहाल, थके हुए, इस हालत में नहीं कि कोई खतरा बन सके। मैं सेकेंडरी बैरियर खोलता हूं और कैन उन्हें बंदूक की नोक पर अंदर लाता है, जो कि सही एहतियात है, और वे इसका विरोध भी नहीं करते। वे कजुमा के खास लोग नहीं हैं। वे उन शेल्टर्स में से बचे हुए लोग हैं जिन पर उसने कब्जा किया था, जिन्हें फ्लैंकिंग यूनिट में इसलिए रखा गया क्योंकि वे फालतू एक्सपेंडेबल थे। महिला के पास चिकित्सा प्रशिक्षण है, जिसे नाना करीब 3 मिनट में ही समझ लेती है। पुरुषों में से एक ठंड शुरू होने से पहले निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन करता था, दूसरा कहता है कि वो खाना बना सकता है। मैं एक पल के लिए उन्हें देखता हूँ। बुनियादी शर्तें मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही तीनों मान जाते हैं। अब 13 रेजिडेंट्स हो गए हैं। साथ में शिरो, जो मेडिकल एरिया के कोने में बैठा है, उसकी बाईं आंख के ऊपर एक पट्टी बंधी है जिसे नाना ने उसी सटीकता से लगाया है जिससे वो हर काम करती है।
और वो उन 3 नए लोगों को एक जानवर की उस शांत परख के साथ देख रहा है जो पहले भी लोगों के बारे में सही साबित हुआ है और दोबारा सही होने का इरादा रखता है। दोपहर के समय संसाधनों की गिनती। लकड़ी जलाने की वर्तमान बढ़ी हुई दर से 6 हफ्ते, 3 महीने नहीं। बॉयलर की कार्यक्षमता में कमी काफी ज्यादा है। टावरों के लिए गोला बारूद कल रात के बाद क्षमता का 60% ही बचा है। उतनी ही अवधि की एक और लड़ाई के लिए काफी है, 2 के लिए नहीं। इंडस्ट्रियल जनरेटर ठीक है, ईंधन पर्याप्त है, खाना पहले जैसा ही है, चिकित्सा आपूर्ति का उपयोग हुआ है, लेकिन नाना कहती है कि स्थिति गंभीर नहीं है और सिस्टम लेवल 45 पर है, जहां हमारे और पिछली स्थिति के बीच 13 स्तरों का फासला है। मैं कुछ देर उन आंकड़ों के साथ बैठता हूँ। तेकाशी अंदर आता है और मेज पर अपना लैपटॉप रखता है। जब से हमलावर दस्ता पीछे हटा है, वो रेडियो की निगरानी कर रहा है। 2 बातें हैं, वो कहता है। पहली, बाकी के 2 शेल्टर्स जिन पर कल रात हमला हुआ था, 28 किमी दूर वाला करीब 2 घंटे पहले खामोश हो गया। हो सकता है उन्होंने बचाने के लिए अपना रेडियो बंद कर दिया हो सकता है कुछ और बात हो। 41 किमी दूर वाला अभी भी प्रसारण कर रहा है। कमजोर संकेत है, रुक रुक कर, लेकिन है। वे क्या प्रसारित कर रहे हैं? वो लैपटॉप मेरी ओर घुमाता है। एक फ्रीक्वेंसी पर बार बार आने वाला एक छोटा संदेश जिसे उसने डिकोड किया है। शेल्टर ऑपरेशनल, 31 रेजिडेंट्स, लेवल 22, होल्डिंग, सीकिंग कॉन्टैक्ट विद अदर एक्टिव सिस्टम्स, लेवल 22। कल रात के बाद भी 31 लोग डटे हुए हैं। दूसरी बात, तेकाशी कहता है उत्तर की बाढ़ की वो दरार। मैं सुबह 6 बजे से कैमरे पर पहुंच मार्क एक्सेस रोड देख रहा हूं। वो फीड खोलता है। 3 अलग अलग लोग सड़क पर आए, उन्होंने बाढ़ को देखा और वापस मुड़ गए। वे गेट तक नहीं आए, उन्होंने बस देखा और चले गए। जब इमारतें जलती हैं और बाढ़ टूटती है तो खबर तेजी से फैलती है। जो लोग लेवल 58 वाली फैसिलिटी को चुनौती नहीं दे सकते थे, वे अब लेवल 45 वाली पर हिसाब लगा रहे हैं। मैं खिड़की से गोरो को देखता हूँ। वो डेस्क और हयाशी के साथ उत्तर की बाढ़ के खंभे की मरम्मत कर रहा है। दरार 1 घंटे पहले के मुकाबले छोटी हुई है। इतनी तेजी काफी नहीं है टेकाशी, मैं कहता हूँ। 41 किमी वाले शेल्टर को जवाब दो उनकी फ्रीक्वेंसी पर संक्षेप में। उन्हें बताओ कि हम ऑपरेशनल हैं। लेवल 45, नॉर्थ हिगाशिसाका। उनसे उनकी लोकेशन पूछो और ये कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ऊपर देखता है। हम संपर्क कर रहे हैं, हम जानकारी जुटा रहे हैं। मैं सिस्टम इंटरफेस पर नुकसान का आकलन देखता हूँ। उन 13 स्तरों को देखता हूँ जो हमें वापस वहीं पहुंचाएंगे जहां हम थे। हमें जिस रफ्तार की ज़रूरत है उसमें हम अकेले मरम्मत नहीं कर सकते। उस शेल्टर ने कल रात खुद को बचा लिया। जो भी उसे चला रहा है उसने वही हिसाब लगाया जो मैंने लगाया था। इमारत को बचाओ, रुको, घबराओ मत। मैं इंटरफेस बंद कर देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। शेरो मेडिकल एरिया के कोने से उठता है और मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंख के ऊपर की पट्टी पहले से ही थोड़ी टेढ़ी हो गई है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर -87 डिग्री, उत्तर की बाढ़ की दरार 1 मीटर की रह गई है और बंद हो रही है। 3 लोग सड़क पर आए, देखा और चले गए। अगले शायद न जाएं। रिसोर्सेज लेवल 45 जो 58 से गिर गया है। 13 रेजिडेंट्स और शेरो। उत्तर की बाढ़ की मरम्मत जारी। अनुमानित समय 4 घंटे। गेट सिर्फ मैनुअल। टावर 3 की क्षमता कम। बॉयलर एफिशिएंसी 22% कम। लकड़ी की आपूर्ति घटकर 6 हफ्ते। गोला बारूद 60%। 41 किमी दूर स्थित अज्ञात शेल्टर से पहला संपर्क शुरू। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पहुंच मार के रेकी। लेवल 58 तक वापस पहुंचने का समय कम से कम 7 से 10 दिन।